हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक और बादशाह की, जो कि मुगल बादशाह था, उसका नाम था अकबर। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने हुमायूं के बारे में चर्चा कर ली थी, बाबर के बारे में उसके पहले मैंने क्लास में बताया था आपको। तो आज हमारी कहानी अकबर से स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों आई जस्ट फील कि मैं आप लोगों से एक बात जरूर बोलूं कि आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम एकदम अब सर पे है, तो ऐसे टाइम पे ये डिसीजन मत लीजिएगा कि एग्जाम देना है या नहीं देना है। अगर आप इस अटेम्प्ट को देने जा रहे थे तो इस अटेम्प्ट को जरूर दीजिएगा, अनटिल अनलेस आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन आपने अगर प्रिपरेशन करी है तो ये मत सोचिएगा कि मेरा मेरा 100% अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है तो मैं इस अटेम्प्ट को ड्रॉप कर देता हूं। ये मत करिएगा, क्योंकि आप कभी भी 100% प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। आप एग्जाम देंगे तभी आप प्रिपेयर होते हैं, तभी आप बेटर परफॉर्म करेंगे। सो वट एवर यू हैव स्टडीड कीप ऑन रिवाइजिंग इट, सब उसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और एग्जाम को दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जनरली मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे टाइम पे आके उनको जब कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो वो ड्रॉप कर देते हैं ईयर को, अटेम्प्ट नहीं देते हैं, एंड दैट इज द रॉन्ग टाइम यू चूज दिस टू डू। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज देखिए चैप्टर का नाम भी जो है दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ मुगल्स। अब इस चैप्टर का नाम कंसोलिडेशन ऑफ मुगल्स क्यों मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले वाला जो बादशाह था दैट इज हुमायूं। हुमायूं के बारे में हमने एक बात ये देखी थी कि उसकी गलती ये थी कि वो जो भी चीजें जीतता था, जो भी जगह वो जीत लेता था, अपने कब्जे में करता था, लेकिन उसको वो कंसोलिडेट नहीं करता था। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि जब उसने गुजरात को जीता था हुमायूं ने, उसने अपने भाई को दे दिया था कि तुम संभालो उस जगह को। लेकिन जब उसके हाथ से, उसके भाई के हाथ से गुजरात निकल गया और हुमायूं अभी वापस भी नहीं पहुंचा था अपनी राजधानी, उससे पहले खबर यह आई गुजरात निकल गया है और भाई पीछे पीछे आ गया कि भैया वो गुजरात तो चला गया हाथ से। तो भैया ने कहा, हुमायूं ने कहा कोई बात नहीं, लेट इट गो, जाने दो, नो इश्यूज ब्रो, आ जाओ तुम, चलो मेरे साथ, फिर देखेंगे। हमने वॉर में बहुत सारी चीजें जीत ली है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लूट वूट करके आए, नथिंग अ प्रॉब्लम। तो ये गलती थी हुमायूं की। अकबर ये ऐसी गलती नहीं दोहराएगा, अकबर ये गलती नहीं करेगा। हम देखेंगे जब अकबर का गुजरात एक्सपीडिशन होगा, जब वो गुजरात जीत के आता है, जब उसको खबर मिलती है कि गुजरात हाथ से निकल गया है, तो अकबर वापस इमीडिएटली जाएगा और गुजरात को कंसोलिडेट करेगा। तो जब कहानियां हैं आज हम करेंगे, हम अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है उसको डिस्कस करेंगे, अकबर की मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो अकबर की राजपूत पॉलिसी है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो यहां पर मैं आपको उनको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एज ऑलवेज, ठीक है। यहां पर आके या फिर आप संभव बैच में जाइएगा, संभव बैच में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब जहां जहां मैं फिंगर्स को पॉइंट आउट कर रहा हूं अपनी, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वहां पर फोकस करिएगा, थोड़ा हम जल्दी इसको कवर अप कर लेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, पहला चीज तो ये कि इस चैप्टर को यानी इस वाले लेक्चर को हम अकबर के 4 पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि वहीं से हम देखेंगे शुरुआत जो है अकबर की होती है, एक्चुअल रूल शुरू होता है। और फिर उसके बाद हम उसकी रिलीजियस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को हम 5 फेजेस में पढ़ेंगे, बड़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। उसके बाद हम उसकी जागीरदारी सिस्टम, जब हम जागीरदारी सिस्टम पढ़ेंगे, बेसिकली हम उसकी मनसबदारी को पढ़ रहे होंगे, हम उसका दहसाला सिस्टम जो है, यानी कि जो उसका इकोनॉमिक सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम था, उसको भी हम पढ़ेंगे, जो कि तोदरमल ने डिजाइन किया था, राइट, वो हम पढ़ेंगे यहां पर। एंड देन उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ दिस अकबर विल बी राजपूत पॉलिसी, उसने क्या बनाई थी। इन चीजों को हम लोग यहां पर इन ब्रॉड हेडिंग्स में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बाबर के बारे में हम देख चुके हैं। बाबर जो है वो आता है एंड उज़्बेक होता है, वो इंडिया में घुसता है, 4 लड़ाइयां लड़ता है, हमने इसको भी डिस्कस किया था। और 4 लड़ाइयां के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं की 5 गलतियां हमने डिस्कस करी थी, बड़ी मेजर गलतियां थी। एंड देन उसके बाद अब यहां से कहानी आगे बढ़ेगी। तो समझिए इस बात को कि जब हुमायूं की डेथ होती है, ऑन द ईव ऑफ द डेथ ऑफ हुमायूं, अकबर बेसिकली कहां पर है, अकबर यू विल फाइंड कि अकबर पंजाब में है। अकबर जो है वो कालानौर में है, और वहां पर जब, अब वो आप पता है नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर हो गया, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया, वहां पर वो तैनात है इस वक्त, क्योंकि अफगान जो रेबल करते हैं बार बार, उनको वो चेक कर रहा है, वहां पर वो बैठा हुआ है। और खबर मिलती है कि हुमायूं की डेथ हो गई है। ऐसे में अब गद्दी पे कौन बैठेगा, उसके बाद आता है अकबर। अकबर गद्दी पे बैठता है, और अकबर की जब ताजपोशी होती है तो अकबर 13 साल 4 महीने का था। और 13 साल 4 महीने की उम्र में जब वो बादशाह बनता है तो जाहिर सी बात है इज अ माइनर, तो उसका जो एक तरह से हम उसको कहते हैं ना कि उसका केयर टेकर या उसका रीजेंट कौन बनता है, वो था बैराम खान। सब लोग इस नाम को परिचित है, सब लोग इस नाम को जानते हैं। बैराम खान वॉज बेसिकली द पर्सन जो जब अकबर माइनर था तब वो इसको बेसिकली यहां पर देखता था। तो जलालुद्दीन अकबर, चलिए आइए इसको यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या इसके बारे में है और चीजों को समझना शुरू करते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला कि ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। अकबर का जब कोरोनेशन होता है कालानौर में, तो उसकी उम्र 13 साल 4 महीने की थी।
और ऐसे में उसका केयर टेकर बैराम खान था। अब बैराम खान के बारे में हम पढ़ेंगे, अकबर की इनिशियल लाइफ को आप देखेंगे तो 1556 में जब उसकी ताजपोशी होती है, 1556 से लेकर 1560 के बीच में, ये वो पर्टिकुलर फेज है जब सारे फैसले बैराम खान ले रहा है अकबर के बिहाफ पे। लेकिन 1560 के बाद अकबर जो है वो बैराम खान को रिटायर कर देता है। उसको ये भनक लगती है कि ये एक हमारे खिलाफ जो है इंटरनल रिवोल्ट कर देगा, इंटरनल रिवोल्ट एक्चुअली होगा भी, ठीक है। तो बैराम खान को एक तरह से इज्जत देके बोल दिया जाता है कि भैया अब बस आपने बहुत किया, वी एक्सेप्ट दैट, मानते हैं, लेकिन अब आप गलत कर रहे हो, आपने हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे हो ऑल दीज थिंग, तो अब आपको रिटायर कर दिया गया और कहा गया कि अब आप मक्का चले जाइए। बैराम खान जब मक्का जा रहा था तो रास्ते में ही उसका असैसिनेशन कर दिया गया। ना आप समझिए इस बात को कि बैराम खान के खिलाफ अकबर यहां पर हो गया था कि बैराम खान इस तरह के काम कर रहा है, लेकिन बैराम खान का लड़का, इसका आप जानते हैं, इस नेम इज अब्दुल रहीम खाने खां। ही इज द मैन जिसने वो जो तुजुकी बाबरी थी, ठीक है ना, जो तुजुकी बाबरी आपकी चगताई टर्किक में लिखी हुई थी, तो उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था अकबर के टाइम में बाय दिस पर्सन अब्दुल रहीम खाने खां, ठीक है। तो यहां पर इतनी बात आप समझ में आ गई ना। ये वो टाइम पीरियड है जब अकबर छोटा है और अकबर के सारे फैसले बैराम खान ले रहा है। अगर आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर, तो आप उसमें देखते हैं कि वो बैटल से दिखाते हैं, लड़ाई दिखाते हैं, और उस लड़ाई में वही वो मोमेंट होता है जब अकबर का अप्रोच डिफरेंट होता है और बैराम खान का अप्रोच डिफरेंट होता है। किस चीज को लेकर? भाई लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद बैराम खान का कहना है कि जो आदमी पकड़े गए हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, उनको मार दिया जाए। अकबर वहां पर मना करता है कि नहीं, इनको छोड़ दिया जाए, इनको ऐसा कर दिया जाए, ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट दिया जाए, है तो इंसानी, गलती कर दी है वो है, ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस धीरे धीरे यहां पर ये जो अप्रोच है वो चेंज हो रही थी, और ये डिफरेंसेस जो है वो बैराम खान अकबर के बढ़ रहे थे, और बैराम खान अपनी पावर को डिक्लाइन होते हुए देख रहा था, है ना। अब ये एक वही है ना, चस्का चढ़ गया था पावर का। अकबर वॉज माइनर और फैसले बैराम खान ले रहा था। लेकिन ऐसे में जब अकबर ने मना किया कि नहीं, मैं एज अ बादशाह एक अथॉरिटी के साथ मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूं, तो मैं उनको छोड़ना है तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ दीजिए उसको। बैराम खान को वहां से लगा कि नहीं, अकबर जो है अब यहां से रेबेलियस हो रहा है मेरे खिलाफ, जबकि अकबर ही बादशाह था। और ऐसे में मैंने आपको कहानी बताई, द स्टोरी इज दिस, दैट बैराम खान वाज आस्क्ड टू रिटायर, ही वाज आस्क्ड टू गो टू मक्का, ठीक है, विद ऑल रिस्पेक्ट, बिकॉज तुमने बहुत कुछ किया, तो हम तुम्हें मार नहीं रहे हैं, हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, प्लीज गो टू मक्का। बट एज आई सेड, ऑन द वे व्हेन ही वाज गोइंग टू मक्का, उसका असैसिनेशन हो गया। लेकिन जब एक बार 1561 से जब अकबर ने गद्दी संभाली, यानी कि सब खुद फैसले लेना शुरू किए, तो अकबर की जो यहां पर नीतियां थी ना, आपको समझना पड़ेगा कि अकबर का रिवोल्ट हुआ क्यों इनिशियल ईयर्स में। बिकॉज अकबर अभी तक भाई मुगलों का शासन है, यानी कि इस्लामिक रूल है, हुमायूं के बारे में पढ़ा आपने, बाबर के बारे में पढ़ा आपने। अब जब अकबर बैठा तो अकबर की नीतियां, अकबर की जो नजरिया था वो बड़ा डिफरेंट था, बड़ा अलग था, जिसकी वजह से बहुत सारे उसके खुद के लोग उससे नाराज हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके खिलाफ बगावत कर रहे थे, ठीक है। आप देखोगे यहां पर कि 1561 से 1568 के बीच में अकबर खुद डिसीजन लेना शुरू करता है, और यह बात जब वो डिसीजन लेता है तो उसके लोग, उसके खुद के लोग जो है वो उसको हेल्प नहीं करते हैं। मतलब बहुत कुछ लोग होते हैं जो बगावत कर रहे होते हैं, तो कुछ उसके टाइम में, अकबर के टाइम में इंटरनल रिवोल्ट्स भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल रिवोल्ट्स भी हुए। ऑब्वियस बात है, बिकॉज अकबर के उन फैसलों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली यहां पर बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको बताता हूं, जैसे आप इंटरनल रिवोल्ट्स को देखोगे, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक इंटरनल रिवोल्ट हुआ था, अकबर की एक फॉस्टर मदर थी, अकबर की एक फॉस्टर मदर थी, उसका नाम था महामंगा। महामंगा का लड़का था जिसका नाम था अधम खान, उसको बेसिकली वो उसने इंटरनल रिवोल्ट किया था, और अकबर ने जो है उसे छत से नीचे फेंक दिया था, उसको मार दिया था। एक ये चीज हुआ था। ऐसे और भी इंटरनल रिवोल्ट, बैराम खान का रिवोल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अकबर के टाइम में बहुत सारे रिवोल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहां ये समझना जरूरी है कि अकबर ये जो पावर में आता है, बैराम खान के जाना, ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए भी हुआ बिकॉज जो रॉयल लेडीज थी, जो अकबर की मां थी, रियल मदर, और जो उसकी फॉस्टर मदर, ये सब लोग बड़े पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे। एंड व्हेन दे रिटर्न टू इंडिया, व्हेन दे रिटर्न टू भारत, यहां पर वो पहुंचे अकबर के पास, तो वो एक्टिव हो गए पॉलिटिक्स में। वहां से फिर अकबर पावरफुल होना शुरू हुआ और बैराम खान को साइडलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। देखिए, जितना हमको जानना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें घुसने की जरूरत है नहीं, बस इतना ही है जो आपको पता होना चाहिए कि बैटल कब लड़ी गई थी और किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। तो ऑफकोर्स ये बैटल जो है हेमचंद इसका नाम था, हेमू उसको बोलते थे, और ऑन द साइड ऑफ मुगल वॉज अकबर, लेकिन अकबर की जगह उसका जो रीजेंट था बैराम खान वॉज टेकिंग द चार्ज। अब सबसे बड़ी गलती यहां पर हेमू की क्या थी इस बैटल में? दो बड़ी गलतियां उसने करी थी। पहली बड़ी गलती यह थी कि उसने अपनी आर्टिलरीज, यानी अपने तोप खाने, अपने यहां पर असला बारूद, वो आगे भेज दिए। अब आप सोचिए कि एक बादशाह पीछे बैठा हुआ है और उसने अपनी सारा जो हथियार है वगैरह वो सब आगे भेज दिया। तो जब आगे भेजा तो उसको सामने वाली सेना ने छीन लिया। छीनना मतलब ऑफकोर्स एक टसल हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसमें उसकी सेना, उसकी हथियारों को छीन लिया गया, ठीक है। दूसरा गलती यह था कि हेमू जो है वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था।
अब आप सोचिए कि एक बादशाह, अगर आप बादशाह हैं तो आप सबको दिख नहीं सकते, क्योंकि अगर आप वल्नरेबल हैं तो फिर आपकी सेना वल्नरेबल है। अगर आप चेस का गेम खेलते होगे तो आप देखते होगे कि लोग बादशाह को ना छुपा के रखते हैं, कई सारे मोहरों से और अपने पैदलों से छुपा के रखते हैं, लेकिन हेमू जो है वो सबको दिखाई दे रहा था। और ये बात बैराम खान समझ रहा था कि अगर हेमू को मार दिया गया, हेमू अगर मर गया, तो फिर ये सेना पूरी लीडरलेस हो जाएगी और लीडरलेस सेना तुरंत रिट्रीट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये रूल था, ये माना जाता था कि भाई जो रूलर है, जो 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 यहाँ पर शासक है, जो यहाँ पर राजा है, अगर राजा को ईश्वर के समान माना जाता था, और अगर राजा की डेथ हो गई तो फिर प्रजा तो जो उसकी जो सैनिक हैं वैसे ही भाग जाएंगे। और यही हुआ, तीर मार दिया गया उसके आंख में, और फिर उसके बाद जो बैराम खान है वो, सॉरी जो हेमू है, वो हाथी से गिर जाता है एंड ही डाइज। तो दिस वाज द एंड ऑफ हेमू, और यहां से कहानी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो बेसिकली अकबर की ये फाइट, अकबर की ये लड़ाई बैराम खान ने जीती थी, और यहां से आप देखोगे कहानी और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की हम रिलीजियस पॉलिसी की बात करते हैं। आइए देखिए, इस पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे तो 5 फेजेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके आइए हम लोग देखते हैं। पहला ये, मैं बिफोर टेलिंग यू द लिबरल ऑर्डर्स जो यहां लिखे हैं, आप 3 देख रहे हो, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकबर की ये लिबरल पॉलिसी आई क्यों, अकबर के लिबरल ऑर्डर्स आए क्यों। लिबरल ऑर्डर समझ रहे हो, व्हाट इज द ऑर्डर? लिबरल, यानी कुछ लिबरल चीजें थी जो एकदम कट्टरपंथी होती है इस्लामिक, वो नहीं थी, है ना, लिबरल पॉलिसी थी, पॉलिटिक्स के अंदर भी और रिलीजन के अंदर भी। वाई सो? नाउ ये समझते हैं। देखिए, अकबर के रूल जब शुरू होता है तो उसके टाइम में मैंने बताया आपको इंटरनल रेबेलियंस होते हैं, अंदर के लोग ही उसके बगावत कर रहे थे। तो अकबर को लगा कि यार, जब मेरे खुद के लोग जो मेरे ही धर्म के हैं अगर वो मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो मैं क्यों ही ऐसा पॉलिसी फ्रेम करूं जो कि बेसिकली उनके फेवर में हो। और इनफैक्ट एट द ऑन द अदर हैंड ऑल्सो, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल रिवोल्ट्स भी हुए थे, उसमें एक्सटर्नल रिवोल्ट्स में अकबर को हेल्प मिली थी राजपूत की। एक बैटल थी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ मर्ता। बैटल ऑफ मर्ता में राजपूत ने हेल्प करी थी अकबर को। तो अकबर को लगा कि यार, एक तरफ तो राजपूत हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, है ना, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और एक तरफ मेरे ही लोग हैं जो मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। एंड दिस वाज आल्सो द वन ऑफ द रीजंस व्हाई अकबर वेंट फॉर द लिबरल पॉलिसी, ठीक है। अब आप देखिए इंटरनल रेबेलियंस, मैंने बताया बैराम खान का 1560 में इंटरनल रेबेलियन हुआ। ऐसे ही यहां पर अदम खान आप देखेंगे 1562 में, जो कि सन था, लड़का था महामंगा का, और महामंगा वाज द फॉस्टर मदर ऑफ अकबर। बड़ा नजदीकियां थी फॉस्टर मदर से अकबर की, बहुत नजदीकियां थी, काफी मानता था उनको वो। लेकिन आप देखोगे कि महामंगा ही जो है, मूवी भी आप अगर देखोगे जोधा अकबर की, तो महामंगा ही है जो कि हरका भाई और अकबर के बीच में एक जो है वॉल क्रिएट करती है ना, वॉल क्रिएट करती है। तो इसको भी हम आगे कहानी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और रिवोल्ट हुए थे उलेमास के, अब उलेमाओं के रिवोल्ट हुए, उलेमा कहने भाई ऐसी कैसी बात कर रहे हो, ये क्या ऐसे काम किए थे। लिबरल ऑर्डर 1562, 1562 का ऑर्डर क्या दिया उसने कहा प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो भी लोग हम जीत रहे हैं, जो भी टेरिटरीज हम जीतते हैं, वहां के जो लोग हैं प्रिजनर्स बनते हैं वॉर के, उनको आप ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट देंगे, उनको आप इंसान की तरह ट्रीट करेंगे, बदसलूकी नहीं करेंगे उनके साथ। आप गलती करिए पनिशमेंट दीजिए, बट ट्रीट देम ह्यूमैनिटेरियनली, खाना दो, बढ़िया तरीके से काम सब उनको कराओ, ठीक है। ऑल दिस लिबरल ऑर्डर 1563 क्या बोलता है अकबर का, पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया, और जो 64 का लिबरल ऑर्डर था उसके तहत जजिया जो लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स को, उसको भी अबॉलिश कर दिया, और उससे नॉन मुस्लिम्स बड़े खुश हो गए। तो उसने एक तरीके से अपने लिबरल ऑर्डर से मुसलमान और मतलब उसने हिंदूज इन सब लोगों को बड़ा खुश कर लिया था। एंड दिस वाज द रीजंस कि क्यों वो रिलीजियस पॉलिसी में वो एक लिबरल की तरफ जाता है। इनफैक्ट उसकी शादी जो अकबर की एक हुई थी, वो भी एक बोला जाता है कि वो भी एक एस्पेक्ट था उसकी लिबरल पॉलिसीज को लाने का। क्या था भाई, देखिए अकबर गया था अजमेर गया, तो वहां उसने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है उसको विजिट किया, और वो एरिया जो है वो आमेर में आता है, आमेर, ठीक है, वो एरिया आमेर में आता है। वहां का राजा भारमाल थे, ठीक है, वहां के राजा भारमाल थे। उनकी बेटी थी जिनका नाम था जोधाबाई, मतलब उनकी बेटी थी जिनका नाम था हरका बाई, जिसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा एज जोधाबाई। मूवी आप देखोगे जोधाबाई, तो उसमें भी जोधाबाई मतलब ये नाम हरका बाई नहीं मिलेगा, जोधाबाई मिलेगा। लेकिन अगर आप भारत के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की तरफ देखोगे तो कहीं भी ये नामों का वर्णन हिस्टोरियंस जोधाबाई करके नहीं लिखते हैं, जो नाम जाना गया है वो हरका बाई, एंड इट इज मिसअंडरस्टूड एज जोधाबाई, ठीक है ना। तो ये बात समझिएगा। एंड दिस पर्टिकुलर मैरिज, यहाँ हुआ क्या था कि जब अकबर जाता है अजमेर, तो उसकी शादी जो तय होती है, तो इनफैक्ट आप देखोगे कि ये चीज भी आपको मूवी में दिखाई गई है ना, ये मूवी में बताया गया है, पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कहां तक सही क्या है। लेकिन अगर आप मूवी में देखोगे तो 2 शर्तें रखती है हरका भाई उनके सामने, अकबर के सामने 2 शर्तें रखती है। पहला तो ये कि मैं अपना धर्म प्रैक्टिस करती रहूंगी, यानी कि आई विल नॉट कन्वर्ट, आई विल प्रैक्टिस माई फेथ, दैट इज हिंदुइज्म, आई विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। नंबर 2, मेरे घर में, मेरे महल में आपको कृष्ण जी का मंदिर बनाना है। अकबर ने दोनों ही बातों को एक्सेप्ट किया।
ठीक है। और अकबर के साथ यहाँ पर शादी होती है। अगर आप जाएं, कभी आप अगर गए हो फतेहपुर सीकरी गए हो, तो नहीं गए हो तो प्लीज जरूर जाइएगा। वैसे जनरली लोग क्या करते हैं, आगरा जाते हैं, ताजमहल घूमते हैं और फतेहपुर सीकरी नहीं जाते हैं, बट इनफैक्ट मेरे हिसाब से ताजमहल तो ठीक है, सेवेंथ वंडर है वर्ल्ड, ठीक है, वॉट एवर इट इज, बट फतेहपुर सीकरी इज अ मोर वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, मोर इंटरेस्टिंग देन ताजमहल। फतेहपुर सीकरी आप देखोगे एक बड़े से टापू, एक ऊंचे से पहाड़ के ऊपर, एक बड़े से एलिवेटेड लैंड के ऊपर एक बना हुआ फतेहपुर सीकरी है। ये एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा टाउनशिप है एक तरह का, है ना। अकबर ने इसको बसाया था फतेहपुर सीकरी, अब तो फैल गया, अब तो बड़ा हो गया है, लेकिन वो फतेहपुर सीकरी किला टाइप का बना दिया था उसने। सीकरी वो जगह है जहां पर वो रेसिडेंशियल इलाका, उसका रिहायशी इलाका है। फतेहपुर वो एरिया है जहां पर उसने बुलंद दरवाजा बनाया हुआ, जहां सलीम चिश्ती की दरगाह है इस वक्त, है ना, जहां पर अनारकली को चुनवा दिया गया था, वो सब जगह दिखाई गई है वहां पर, अभी भी है। तो अगर आप नहीं गए हो कभी, तो इफ यू विश कभी आप जाओ तो जरूर जाइए, आगरा जाइए, जरूर जाइएगा फतेहपुर सीकरी, आपको बहुत कुछ वहां देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या कि ये जो उसका महल है सीकरी में जो बना हुआ है अकबर का, तो वो महल पहले बना हुआ था, वहां लिखा हुआ है, इस बात को आप देखिएगा, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि आप जब हिस्टोरिकल साइट्स घूमने जाते हो तो वहां पर कुछ बोर्ड लगे होते हैं, तो उसमें लिखा है कि ये महल पहले से बना दिया गया था, लेकिन जब शादी हरका बाई से हुई तो इस महल को हरका बाई को दे दिया गया था। अब हरका बाई के उस महल में आप देखोगे तो अलग अलग बेडरूम्स भी हैं, गर्मियों के लिए सोने के लिए अलग बेडरूम है, सर्दियों के लिए सोने के लिए अलग बेडरूम है ना। तो गर्मियों के लिए कैसा, क्योंकि भाई उस साइड वहां पर तालाब था, तालाब है, थोड़ा ठंडा रहेगा मौसम, है ना, मतलब मौसम क्या मतलब एटमॉस्फेयर, रूम ठंडा रहेगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सेटअप किया गया था। इनफैक्ट आप देखोगे तो वहां पर कृष्ण जी का जो मंदिर है वो भी बनाया गया था, है ना। वो कृष्ण जी का मंदिर आप जाइए कभी सीकरी, तो वहां पर आप देख सकते हैं, आपको हरका बाई तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ आप कृष्ण जी के मंदिर को जरूर देख सकते हैं, है ना। अकबर का बेड है वहां पर, है ना, मजाक कर रहा था, अकबर का बेड है, अब बड़ा ऊंचा बेड है वो, मतलब अकबर का बेड ऐसा है कि अगर आपको उस बेड पे लेटना है, चढ़ना है, तो समझ लीजिए आपको सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तब आप ऊपर जाके चढ़ेंगे, इतना हाइट में वो ऊपर है। ठीक है। और एक चीज है ना, जो उस मूवी के अंदर, जोधाबाई मूवी के अंदर गलत दिखाया गया, वो ये कहते हैं ऐसा कि जोधाबाई की जो हाइट थी वो ज्यादा थी, और जो अकबर की, हरका बाई की हाइट जो है ज्यादा थी और अकबर की हाइट कम थी, लेकिन मूवी में और बिल्कुल ऑपोजिट दिखाया गया। तो कुछ ऐसे यहाँ गलतियां बॉलीवुड मूवीज में हुई हैं, बट एनीवे ये बात समझ में आ गया कि रिलीजियस पॉलिसी का एक जो एस्पेक्ट है, वो यहाँ पर ये भी एस्पेक्ट एक होता है, क्यों उसने इन फैक्टर्स की वजह से वो रिलीजियस पॉलिसी को अपनी कैसे ड्रॉ करता है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इबादत खाना। ये सेकंड फेज था उसकी रिलीजियस पॉलिसी का, जिसने उसको 1575 में डिजाइन किया था। अब इस इबादत खाना में पहले वो सिर्फ मुसलमानों को इन्वाइट करता था, मुस्लिम थियोलॉजियंस होते थे, ठीक है। बाद में आप देखोगे कि मुस्लिम थियोलॉजियंस के बाद उसने अदर रिलीजन के लोगों को भी इसमें इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिया, और इस एस्पेक्ट से कि भाई कुछ हम लोग सारे रिलीजन्स के पॉजिटिव चीजों को निकाल के लेके डिस्कस करेंगे, बट फिर हुआ क्या, अल्टीमेटली ऑपोजिट हो गया। लोग एक दूसरे के रिलीजन के पॉजिटिव पॉइंट्स की जगह उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए, एंड देन दैट वाज अ फेलियर की तरह वो हो गया। ठीक है। तो इनिशियली आप देखोगे कि इसने पहले इन्वाइट किया मुस्लिम थियोलॉजियंस को। अब उन मुस्लिम थियोलॉजियंस में भी आप देखो कुछ लिबरल थे और कुछ रेडिकल थे, कुछ ऑर्थोडॉक्स थे, कुछ एकदम कट्टर वाले लोग थे, ठीक है, कुछ कट्टर थे और कुछ यहाँ पर एकदम क्या लिबरल मुसलमान थे। तो जो लिबरल वाले मुसलमान थे वो अंडर शेख मुबारक थे, और जो ऑर्थोडॉक्स वाले लोग थे वो आप देखोगे तो वो अंडर अब्दुल नबी के थे। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इनका रूल चल रहा था ना, ये लोग ऑर्गेनिक चीजों, कुरानिक चीजों को मानते थे, कुरानिक वर्सेस को मानते थे। तो आप यहाँ देखोगे कि जब मिर्जा हकीम का रूल था, ठीक है, तो उस वक्त अकबर को काफिर डिक्लेयर किया था, उसके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया था। इस प्रकार की वो थॉट प्रोसेस रख रहा था। जाहिर सी बात है, आप इस्लाम के खिलाफ होके आप जो है सेक्युलर बातें कर रहे हैं, ये उस वक्त के थियोलॉजियंस को पसंद नहीं आई। ठीक है। जबकि अकबर की जो पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि वो सबको इंक्लूड करके चल रहा था, है ना। ही वाज हैविंग द पॉलिसी ऑफ सुल्ले कुल, है ना, यूनिवर्सल पीस की बात कर रहा था, एंड ऑल दीस थिंग्स वाज देयर। तो ये हमारा सेकंड फेज था, जिसमें वो बुलाता है सब लोगों को इबादत खाना में, बट जहां पर ये एस्पेक्ट होता है कि हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन, लेकिन वो लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते एक दूसरे को, एंड हेंस इबादत खाना जो है वहां पर एक तरह से बंद हो गया, फ्लॉप हो गया। ठीक है। तो ये आपका इबादत खाना के बारे में था। थर्ड वाले में उसने क्या बोला, थर्ड इज मजहर, थर्ड इज महजर, डिक्लेरेशन। महजर का मतलब ही होता है क्या, डिक्लेरेशन करना। अब अकबर ने यहां दो बड़े डिक्लेरेशन किए। उसने कहा कि आई विल बी द चीफ इमाम। पहला चीज, चीफ इमाम क्या होता है, जैसे अगर आप कभी सुने होंगे, आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे तो आपको बताते हैं कि वो नमाज पढ़ने जाते हैं, तो मस्जिद में जो सबसे आगे आदमी खड़ा होता है और वो नमाज पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इमाम साहब बोलते हैं, इमाम बोलते हैं, पेश इमाम बोलते हैं। ठीक है। आपने कभी ये भी देखा होगा कि ईद का चांद होता है तो जो लोग चांद की तस्दीक करते हैं कि हाँ चांद दिख गया है, वो भी आपको इमाम। तो बेसिकली यहाँ पर उसने आपको बोला कि हम द इमाम, उस वक्त के टाइम के लिए आप समझ सकते हो आसान सी भाषा में, उसने आपका अपने रिलीजियस हेड बोल दिया कि भाई इस स्टेट का मैं पॉलिटिकल हेड भी हूं और इस स्टेट का मैं रिलीजियस हेड भी हूं। और दूसरी बात उसने बोली कि अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है, कोई अगर
डिस्प्यूट हुआ तो मैं सभी सारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन सबसे ओपिनियन लिया जाएगा, लेकिन ये अप टू मी होगा आखिरी में टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट। मतलब अकबर जो है वो पॉलिटिकल हेड भी है और अकबर जो है वो रिलीजियस हेड भी यहाँ पर है, ये उसने अपने आप को बोलते। दिस वाज द थर्ड फेज। नाउ फोर्थ की बात करेंगे, उसने कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया। कॉमन प्लेटफॉर्म में उसने अलग अलग सेंट्स को, अलग अलग रिलीजन के सेंट्स को यहाँ पर इन्वाइट किया, ठीक है। अब यहां देखोगे आप तो कौन कौन है, महारजी राणा है ना, हरि विजय सूरी हिंदू थे ये, सलीम चिश्ती मुसलमान हो गए, गुरु रामदास सिख हो गए, देन पुरुषोत्तम, देन उसके बाद मॉन्सरेट एंड एक्वाविवा क्रिश्चियन मिशनरी हो गए, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए। तो बेसिकली उसने अलग अलग धर्मों के लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया। फोर्थ फेज उसकी रिलीजियस पॉलिसी का ऐसे बना सकते हैं हम। देखो ये कहीं लिखा नहीं है फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, ये हम लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए कि एक हायरार्की रही। पहले उसने लिबरल ऑर्डर्स दिए, फिर उसने इबादत खाना खोलने की कोशिश करी, फिर उसने अपने आप को चीफ इमाम बोला, मजहर डिक्लेयर, 2 डिक्लेरेशंस किए, एंड नाउ इज टॉकिंग अबाउट द कॉमन प्लेटफॉर्म। एंड देन फाइनल चीज था जब उसका फिफ्थ पेज आया, दैट वाज द फाइनल थिंग, दैट वाज द क्लाइमेक्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। उसने यहां पर एक नया रिलीजन ही स्थापित कर दिया जिसको बोलते हैं दीन ए इलाही, जिसको बोलते हैं दीन इलाही, दैट इज रिलीजन ऑफ गॉड, दैट इज रिलीजन ऑफ गॉड, ठीक है। ये बात उसने यहां पर स्टैब्लिश कर दी। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहानी बताता हूं कि ये जो नाम है इलाहाबाद, ये पहले आप देखोगे तो वेदों में, पुराणों में ये नाम जो है प्रयाग मिलता है, प्रयाग है ना, जो आज भी नाम रख दिया गया है, वापस आ गया नाम वो। तो ये प्रयाग नाम इलाहाबाद कैसे पड़ता है? एक्चुअली इसका नाम जो इलाहाबाद है ना, वो अकबर ने रखा था। और अकबर ने क्या किया था कि जो संगम है, जहां पर ये गंगा जी और यमुना नदियां आके मिलती हैं, संगम होता है, तो वहां पर उस संगम के किनारे उसने किले की नींव रखी थी, और उस किले की के एरिया, किले को और उसके अगल बगल के एरिया को उसने इलाहाबाद बोला था। इलाहाबाद, नॉट इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी ILAHA। इलाहाबाद मतलब इलाहियों का बाद, है ना, जो इलाही वाले लोग हैं, जो ईश्वर, भगवान, ईश्वर, अल्लाह वाले लोग हैं, उनका ये बात, तो इलाहियों का बाद यहां पर रख दिया उसने, ठीक है। यानी कि इलाहाबाद, अबोर्ड ऑफ गॉड, अबोर्ड ऑफ गॉड, ये उसने इलाहाबाद किया। फिर उसके बाद शाहजहां के टाइम जब आया, तो शाहजहां के टाइम हम देखेंगे तब तक ये नाम इलाहाबाद से चेंज होके अल्लाहाबाद यानी कि अल्लाह का बाद हो गया, एंड ये नाम इस प्रकार से यहां पर पड़ जाता है। दैट इज वाई आप देखोगे गवर्नमेंट ने इसको वापस से वही नाम किया जो आपको वेदों में, पुराणों में आपको नाम जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इबादत यहां दिन इलाही का एस्टैब्लिशमेंट जो उसने किया, बड़ा अच्छा, बड़ा बोल्ड स्टेप था उसका। और आप देखोगे, आप जाओगे सिकरी तो आपको मिलेंगी वो सारी जगह जहां पर ये सब चीजें चलती थी, जहां बैठकें होती थी, आपको दीवाने आम दिखेगा, आपको दीवाने खास दिखेगा। दीवाने आम भी देखोगे, जहां दीवाने आम सिकरी में देखोगे, जहां पर अकबर का जनरल पब्लिक बैठती थी, यानी कि पब्लिक आ रही है, शिकायत कर रही है अकबर से कि साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जनरल पब्लिक हो गया, ठीक है, जनरल पब्लिक, इन दीवाने आम हो गया। दीवाने खास जहां पर मंत्री बैठते हैं, है ना, दीवाने खास आप देखोगे सारे मिनिस्टर्स वहां बैठते हैं, वहां GST बिल पास होता है, वहीं पर आपका जो अलग अलग बिल है वो पास होंगे वहां पर। तो ये वो एरिया है दीवाने खास जहां पर कोर मेंबर्स ऑफ द जो कैबिनेट होंगे वो वहां बैठा करते थे, ठीक है, दीवाने खास हो गया। आप जाओगे वहां पर और भी बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी, ठीक है। अगर आप देखोगे वहां पर दीवाने आम के बगल में ही वहां पर एक खूंटी लगी हुई, खूंटी। और क्या होता था कि अकबर के टाइम में ना कैपिटल पनिशमेंट का दौर नहीं, कैपिटल पनिशमेंट कैसे देते थे? हैंग करके नहीं देते थे। कैपिटल पनिशमेंट देने का तरीका अकबर के टाइम में ऐसा होता था कि हाथी बंधा होता था उस खूंटी में, और हाथी जो है वो इंसान जिसको भी आपको कैपिटल पनिशमेंट देनी है, यानी कि जिसको भी आपको सजाए मौत देनी है, उसके ऊपर हाथी कुदवा देते थे। हाथी जो है उसकी छाती पे पैर रख देता था, वो आदमी फिर इस तरह से मर जाता था। तो हैंग टू डेथ ना होके इस प्रकार से सजा देने की तरीके होते थे। ये सब चीजें आप जाओगे कभी, इफ यू हैपन टू विजिट यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, बड़ा आपको देखने को मिलेगा सब चीजें, ठीक है। तो रिलीजियस पॉलिसी को अकबर की हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको डिस्कस, इसको 5 पॉइंट्स में यहाँ पर याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे आते हैं नेक्स्ट। तो 2 चीजें हैं जो अकबर को यहाँ पर समझ में आती है। पहला चीज तो ये, उसने समझा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो सारे रिलीजन के हैं वो सबके सेम है, ठीक है। दूसरी बात जो उसको समझ में आती है कि सारे रिलीजन जितने भी हैं वो लिबरेशन की बात करते हैं, वो लिबरेशन की बात करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स ये अकबर के यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग में बनती है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट मनसबदारी सिस्टम, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब देखिए, इसको मैं आसान सी भाषा में आपको समझा देता हूं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज एवर, ठीक है। देखिए समझिएगा, मैं जहां जहां फिंगर्स पॉइंट आउट कर रहा हूं पहले उसको फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, बड़ा सिंपल है। देखिए क्या है मनसबदारी सिस्टम। देखो मनसब का मतलब होता है क्या? पोस्ट। मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है पोस्ट। क्लियर है बात? अब इसको आप समझ सकते हैं आज के टाइम के ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से। जैसे आज आप देखते हो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होते हैं, जैसे आज आपका ब्यूरोक्रेसी है, IAS ऑफिसर्स हैं, फला ऑफिसर है, ढेका ऑफिसर है, तो ये सब क्या है? ये आपके रैंक्स हैं, है ना, ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी डेजिग्नेशन है। तो बेसिकली मनसब मतलब पोस्ट। तो ये अकबर का एक तरह का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। अब अकबर है, उसके मंत्री, तो बेसिकली कंट्री को चलाना है तो कुछ ऑफिसर्स की जरूरत है, तो वो उनको मनसब देता था, उनको रैंक देता था, ठीक है। अब रैंक जो दी जाती थी वो 10 से लेकर 5000 के बीच में। जैसे AIR 1 को प्रॉपर IAS हो गया, है ना, उसके बाद AIR 500 को एलाइड IAS एलाइड हुआ उसका, है ना, कुछ उसको मिला, IRTS मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। तो यहाँ पर रैंक्स हैं, 10 रैंक से लेकर 5000 रैंक तक, है ना। अब अगर मान लीजिए आपकी 5000 रैंक है तो उसका मतलब आप बादशाह के
आप अकबर के सबसे क्लोज हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी रैंक 5000 है। और अगर किसी की रैंक 10 है तो सबसे दूर है, यानी कि सबसे नीचे है और उसकी रैंक भी कम, ठीक है। अब इस मनसब में इतना समझ में आ गया। तो बेसिकली रैंक का सिस्टम। अब इस मनसब वाले कॉन्सेप्ट में मनसबदारी में दो चीजें होती थी, एक होता है जात और एक होता है सवार, ठीक है। जात क्या है? जात इज बेसिकली रैंक, ठीक है। मनसब इज द पोस्ट, मनसब इज द पोस्ट, आईएएस ऑफिसर, डीएम साहब, और जात इज द रैंक, ठीक है, ये उसकी रैंक हो रही है, ठीक है। नाउ यहां पर क्या होता था कि रैंक जितनी भी आपकी है आपको उतने ही सवार मेंटेन करने होते हैं। या क्या बोला मैंने कि भाई मनसबदारी सिस्टम में जितनी आपकी रैंक होगी, जैसे मान लीजिए आपकी रैंक अगर 10 है तो आपको कितने सवार रखने हैं? 10 सवार। मतलब क्या होगा? कैवलरी मैन। कैवलरी मतलब जो कैवलरी है, आदमी है, घोड़। आप भी देखो कि एक घोड़े चलाएंगे तो घोड़सवार हो जाएंगे, कैवलरी मैन हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपकी यहाँ पर मान लीजिए आपकी रैंक है, आपकी रैंक को 100 बोला है अकबर ने कि भाई इनकी रैंक 100 होगी, तो आपके सवार भी कितने होंगे? 100 होंगे आपके पास। आपकी रैंक 500 होगी, जात 500 है, तो आपके पास सवार भी 500 होंगे। और अगर आपकी रैंक 5000 होगी, जात इज 5000, तो आपके सवार भी 5000 होंगे, ठीक है। अब अकबर ने इसमें एक और कॉन्सेप्ट इंक्लूड इसमें लगा रखा था, वो था क्या? दाह एंड बिश्ती सिस्टम। इसके हिसाब से क्या था? इसके हिसाब से नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने मेंटेन करेगा, ये यहां पर अकबर ने डिसाइड किया था। और यहां पर बोला था कि जितने भी आपके सवार हैं, यहां पर जितनी भी जात है उतने ही सवार होंगे, और उस हिसाब से हर जितने भी सवार हैं उनको 2 हॉर्सेस मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी रैंक आ गई 5000। अब आपकी रैंक, आपके सवार कितने होंगे? यानी कि आप आगे खड़े हैं और आपके पीछे 5000 सैनिक खड़े हैं, ठीक है। 5000 ऐसे समझ लो। और 5000 अगर आपकी रैंक है तो आपको 10,000 घोड़े यहां पर क्या करने हैं? मेंटेन करने हैं। क्यों डबल क्यों करने हैं? तो अकबर का कॉन्सेप्ट ये था, लॉजिक ये थी कि देखिए भाई ऐसा होता है, हम कहीं से कहीं माइग्रेट करके जा रहे हैं, एक घोड़ा जिसको आपने यूज किया हुआ है तो वो थक गया होगा, है ना, वो थोड़ा घायल भी होगा, पैर दर्द भी हो रहे होंगे, कॉम्बी फ्लेम खानी होगी उसको, तो उसको रेस्ट करा देंगे। और दूसरे वाला घोड़ा जो है, जो एकदम फ्रूट वूट खा के एकदम एनर्जेटिक होगा, है ना, उसने जो है रेडबुल पी रखी होगी, तो हम उसको फिर यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो जात, सवार और ये दाह एंड बिश्ती का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या रीजन था क्यों डबल किए? बिकॉज एक घोड़े को हम रेस्ट कर देंगे, दूसरे घोड़े को हम यूज कर लेंगे। ऐसा ना हो मैदान में गए और बुखार आ रहा हो 104 डिग्री घोड़े को, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जात, सवार और दाह और बिश्ती का सिस्टम क्लियर हो गया। यहाँ पर दिस इज द सिस्टम जिसको हम लोग मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी और बातें हैं, हम इसके और अंदर डिवेल करते हैं और बातें को समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, समझिएगा इस चीज को कि देखिए यहां पर रैंक 10 से लेकर अगर 100 तक के बीच की रैंक है, यानी कि अगर आपकी रैंक, मान लीजिए अकबर ने आपको जो है रैंक 10 दे रखी है और आपकी रैंक अगर 100 तक के बीच में है, तो याद रखिएगा आपको जो पेमेंट होगा वो कैश होगा। जाहिर सी बात है ना कि भाई आपको रैंक दे दिया गया, आपको जात दे दिया गया, आपके पास इतने आपके कैवलरी मैन है, ठीक है, आपके पास इतने कैवलरी मैन है, ठीक है, अब उतने घोड़े हैं। तो अब ये बताइए इसको मेंटेन कैसे करेंगे कैवलरी मैन को? हाउ विल यू मेंटेन दिस पीपल? भाई आपकी रैंक अगर 100 है तो आपके पास 100 कैवलरी मैन, घुड़सवार भी होंगे, इनको मेंटेन कैसे करेंगे? सैलरी कैसे देंगे? पैसा कैसे मिलेगा? तो ये बोला गया कि अगर मान लीजिए आपकी रैंक 10 से लेकर 100 के बीच में है, तो ऐसे में आपको जो पैसा मिलेगा वो कैश मिलेगा, जिसको बोलते हैं नकद, नकद, ठीक है, बोलेंगे नकद, ठीक है, क्या बोलेंगे? नकद, ठीक है, नगद पैसा दे दिया, नगद पैसा दे दिया, तो वो नगद, नगद जो बोलते हैं ना वो नकद, ऐसे ये वर्ड है इसका, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी रैंक 100 से लेकर 500 के बीच में है, सॉरी 500, अगर आपकी रैंक 100 से लेकर 5000 के बीच में है, तो फिर ऐसे में क्योंकि आपकी रैंक ज्यादा हो गई, तो अकबर आपको पैसा ना देके जागीर देता था, यानी कि जागीर, लैंड देता था। तो वो यहां से आता है जागीर, तो लैंड दिया करता था। अब आज को जो आदमी को लैंड मिल गई वो क्या हो गया? जागीरदार हो गया। वो क्या हो गया? जागीरदार हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब पहले बिफोर मूविंग मैं आपको यहां पर ना वो बताऊंगा कि कैसे यहां पर अकबर के टाइम में जो टेरिटरीज थी अकबर की, वो कैसे डिवाइडेड थी, क्योंकि उसका इस्तेमाल यहां पर मनसबदारी में होना है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो सबसे नीचे क्या होता था? विलेज होता था, सबसे नीचे विलेज होता था। ऐसे ऊपर से देख लीजिए, सबसे बड़ा चीज जो होता था सूबा। अकबर ने अपने पूरे टेरिटरी को, जितना एरिया वो रूल कर रहा था, उसको 12 सूबा में डिवाइड कर रखा था, यानी 12 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था, ठीक है। हर प्रोविंस के अंदर आपको शिक मिलेगा, यानी कि सरकार, शिक या सरकार एक ही वर्ड हो गया। हर शिक के नीचे आपको एक परगना मिलेगा और हर परगना के नीचे विलेज होगा, ठीक है। अब जरा इस चीज को समझिएगा कि अगर आपकी रैंक 10 से लेकर 100 के बीच में है तो आपको पेमेंट जो है वो कैश हो रहा है। अगर आपकी रैंक 100 से लेकर 500 के बीच में है तो आपको एक परगना मिल जाएगा और आपको इस परगना को यहां पर इसका यूज करना है, मतलब इसमें आप जो है रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे और रेवेन्यू कलेक्ट करके फिर आप अपने लोगों को यहां पर सैलरी वगैरह जो है वो दे रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब बात करेंगे यहां पर हम लोग इसके आगे क्या हुआ। 500 से ऊपर अगर आपकी रैंक होती है, अगर आपकी रैंक 500 से लेकर 5000 के बीच में है, तो फिर आपको एक शिक मिलेगा, एक स्टेट शिक मिल जाएगा या सरकार मिल जाएगी, ठीक है। एक शिक या सरकार, टेरिटरी का नाम है ये, ठीक है, टेरिटरी का नाम है, तो वो आपको मिलेगा। और अगर आपकी रैंक 5000 है तो फिर जो पूरा प्रोविंस है, सूबा, वो आपको मिलेगा,
ठीक है। और इसीलिए चूंकि ये पूरा प्रोविंस आपको मिल रहा है, जिसको हम लोग सूबा कहते हैं, सूबा, तो जो व्यक्ति जिसके पास पूरा सूबा आ जाता था, प्रोविंस आता था, उसको हम लोग सूबेदार भी बोलेंगे। ठीक है, वो आदमी देखभाल कर रहा है उस सूबा की, प्रोविंस की, तो वो सूबेदार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ये जो वर्ड्स हैं आप देख रहे हो, सूबेदार हो गया या जागीरदार हो गया, ठीक है, मनसबदार हो गया, आपको कुछ कुछ सेम टाइप के वर्ड मिल रहे होंगे। तो जागीरदार बेसिकली जागीर दे दी तो आप जागीरदार हो गए। अगर आप यहां पर 5000 की रैंक रखते हो तब आप उसको होल्ड कर रहे हो प्रोविंस को, तो आप सूबेदार हो गए। ठीक है, और मनसबदार तो आप यहां पर देख ही रहे हो कि सिस्टम में आता था, जिसमें होल्ड कर रहा है मनसबदारी सिस्टम होता। क्लियर हो गया? तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो सूबेदार का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा चीज क्लियर हो गया होगा कि इसको क्या लैंड मिल रही है। ठीक है, अब बात ये आती है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका मान लीजिए जात 500 है। ठीक है, उसके पास 500 सवार होंगे और उसको 1000 घोड़े मेंटेन करने हैं। तो भाई क्या किया जाएगा, इसको एक परगना दे दिया जाएगा, राइट, इसको एक परगना मिल जाएगा, है ना। और इस परगना के थ्रू क्या होगा, ये रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। तो ध्यान रखिएगा प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब यहां पर ये लैंड दी जाती है, इन लोगों को जागीर दी जाती है, तो इस पर्टिकुलर केस में मनसबदारी सिस्टम में ये लैंड जो दी गई वो हेरिडिटरी नहीं होती थी। इट वॉज नॉट हेरिडिटरी, ध्यान रखिएगा, इट वॉज नॉट हेरिडिटरी। ठीक है, ये हेरिडिटरी नहीं थी। आपका काम कितना था, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना और सरकार तक रेवेन्यू पहुंचाना। ठीक है, और जो बच रहा है वो आप अपने इसको दीजिए और इसको चलाइए, एंड देन गिव सम पार्ट टू द अकबर ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पर सिस्टम जो है उनका चलता है। क्लियर हो गया बात? अब एक चीज और है, यहाँ पर जागीर आप देख रहे हो और एक वर्ड आप देख रहे हो लिखा हुआ है वतन। तो ध्यान रखिएगा कि जब मुसलमानों को दी जाती थी ये लैंड, तो उसको जागीर कहा जाता था, है ना। 100 रैंक से ऊपर जब दी जाती थी तो उसको जागीर कहा जाता था, और जब वो नॉन मुस्लिम्स को दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल राजपूत को दी जा रही है, तो वो उसको वतन कहा जाता था। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि अभी आप देख रहे हो टॉप मोस्ट पोस्ट जो है वो 5000 है। आप कहोगे सर 5000 से ऊपर नहीं था क्या? देखो, आपको कई जगह ऐसे किताबों में रेफरेंसेस मिलेंगे जहां पर ये बताया गया कि अकबर ने भी शायद बहुत सारे राजपूत को इससे भी हाई पोस्ट दे रखी थी, है ना। हो सकता हो 7000 रैंक्स तक भी दे रखा हो। ठीक है, राजपूत को उतना पोजीशन मिला हुआ था। इनफैक्ट या तो ऐसा होगा कि इसके ऊपर की पोस्ट जो है वो प्रिंस रखते होंगे, है ना, जैसे बादशाह अकबर है तो उसके लड़के रख रहे होंगे, ऐसा भी होगा। ठीक है, या फिर इनफैक्ट हम देखेंगे कि जहांगीर के टाइम पे या शाहजहां के टाइम पे भी ये जो रैंक है 5000 से ऊपर बढ़ा के 6-7 हजार तक भी गई है। ठीक है, ये भी हमको यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखिएगा, जागीर की और वतन की, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। एंड आई थिंक यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अच्छा, एक बात और, हमने यहां पर मनसबदारी सिस्टम में ये देख लिया कि भाई ये जात है, ये सवार है, और ये आपका दहा इन बिश्ती सिस्टम है, हॉर्सेस कितने मेंटेन होंगे। अभी तो यहां पर अकबर ने फिक्स कर दिया था कि एक सवार को 2 हॉर्सेस रखने पड़ेंगे, लेकिन बाद में आप देखोगे जहांगीर सिस्टम लेके आएगा दुअस्पा और सीएसपा का। ठीक है, वहां पर जहांगीर बताएगा कि कितने घोड़े आपको वहां पर रखने हैं। ठीक है, इसको हम लोग और बाद में जाके देखेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन साथ में मिलिट्री की बात करेंगे तो ब्रांडिंग भी स्टार्ट करी गई, दाग लगाया गया घोड़ों के ऊपर, ताकि पहचान रहे, जिसको हम लोग ऑलरेडी पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी देख रहे थे कि सिस्टम वहीं अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चेहरा भी था, यानी कि एक रोलर बनता था, एक पूरा रजिस्टर बनता था जिसमें यहाँ पर लोगों के नाम लिखे होते थे, जहां पर आप देखोगे जिसमें सिपाहियों के नाम है। हाँ, पूरा रोलर कोस्टर बनाया गया पूरी तरह से, एक क्या कहते हैं उसको, अटेंडेंस रजिस्टर टाइप का, सबके वहां पर आइडेंटिफिकेशन लगाया गया, चेहरा कैसे पहचानेंगे हमारा वाला है किसी और का वाला है। अब 5000 लोग हैं भाई साहब, 10,000 घोड़े हैं, 5000 लोग हैं, अब पता चला अपने ही वाले को मार के बैठ गए, है ना। तो कुछ तो यहाँ पर पहचान होनी चाहिए, तो वो चीजें भी यहाँ पर जो है अकबर ने करी थी। ये इसका यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। होपफुली आपको समझ में आ गया। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि सूबा था, सूबा था, प्रोविंस हो गया, शिक हो गया, सरकार, परगना हो गया, उसके नीचे विलेजेस होते थे, राइट। अब कुछ और पोस्ट भी थी, कुछ और डेजिग्नेशन भी थी जो अकबर ने बनाई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो वजीर की पोस्ट भी यहाँ पर हो गई। उसके अलावा आप देखो मीर बख्शी, इसको हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, मीर समन हो गया। अब मीर समन क्या है, रॉयल हाउस होल्ड की डिमांड्स होती थी, जो जैसे मान लो अकबर ने कोई डिमांड कर दी कि आज मुझे जो है आज मुझे पिज्जा हट का पिज्जा खाना है, तो अब ये डिमांड जो कर रहे हैं, आज मुझे हेड एंड शोल्डर का मुझे शैम्पू चाहिए, है ना। घर वालों ने कह दिया कि मुझे आज स्टारबक्स में कॉफी पीनी है, तो रॉयल हाउस होल्ड वाले ये जो आपके मीर समन है, ये बेसिकली इन रॉयल हाउस होल्ड्स की जो डिमांड होती थी उनको फुलफिल करते थे। ठीक है, तो कुछ समझने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एज इट इज नहीं है। चीफ काजी की बात करेंगे, वो होते थे, चीफ काजी की पोस्ट भी थी, चीफ जस्टिस उनको बोलते थे। तो ये कुछ डेजिग्नेशन है जो अकबर ने यहाँ पर जो है बना के रखी थी। चलिए अब आते हैं हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन को और डिटेल से देखते हैं थोड़ा सा। अभी हमने जो है देखिए 2 चीजें हो गई, एक तो हमने इसका मिलिट्री और हमने मनसबदारी वाला पार्ट अभी देखा, और दूसरा है इसका रेवेन्यू, यानी कि दासाला सिस्टम को हम यहाँ पर चलिए आइए डिटेल से समझते हैं। ठीक है, दासाला सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है दोस्तों। क्यों? बिकॉज कभी भी किसी बादशाह को अगर मान लो पूरा कंट्री चलाना है ना, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि उसके पास पैसा होना जरूरी है, और दासाला सिस्टम यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम था अकबर का। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं कि इसको तोदरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, बिकॉज तोदरमल जो इसके फाइनेंस मिनिस्टर थे
वो उसको यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अब जरा समझिए कि इस वक्त क्या किया गया था अकबर के टाइम में। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग और बड़ी वेरी नाइस कॉन्सेप्ट जो लेके आया था कि अकबर ने क्या किया था, अपने जो लैंड थी ना, लैंड को मतलब अकबर ने क्या किया था, लैंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। यानी कि जमीन की 4 कैटेगरी हुआ करती थी। एक कैटेगरी आप देखोगे वो है पोलज, एक कैटेगरी दैट इज पराती, ठीक है, दैट इज पराती, एक कैटेगरी दैट इज आपका छच्चर, और एक कैटेगरी दैट इज बंजर। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ लैंड जो है यहाँ पर अकबर ने बना रखी थी। कैटेगरीज ऑफ लैंड है, ऐसा नहीं है कि लैंड को डिवाइड कर रखा है, इट इज अ कैटेगरी ऑफ लैंड। एक लैंड है जिसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, पोलज लैंड, यानी पोलज मतलब इट इज अ कल्टिवेबल लैंड, इट इज अ कल्टिवेबल लैंड, यानी कल्टिवेशन पॉसिबल है उस पर। फिर एक है आपका पराती लैंड, पराती इज अनकल्टिवेबल लैंड, ठीक है, अनकल्टिवेबल, लेकिन 1 से 2 साल के लिए वो जमीन अनकल्टिवेबल रह गई, है ना। छच्चर इज बेसिकली अनकल्टिवेबल लैंड 3 to 4 ईयर्स के लिए, और बंजर जमीन क्या, अनकल्टिवेबल, जो 5 साल के लिए अनकल्टिवेबल है। तो बेसिकली क्या, ये लैंड को डिवाइड कर दिया था। अब अकबर ने क्या बोला, अकबर ने कहा देखिए ऐसा है, अभी तक इससे पहले जो बादशाह हुआ करते थे वो एक लैंड रेवेन्यू फिक्स कर देते थे कि हमको इतना लैंड रेवेन्यू चाहिए, हमको 1/6 चाहिए, हमको 1/3 चाहिए, हमको 1/5 चाहिए, हमको 1/2 चाहिए, हाँ आधा चाहिए, हमको इतना चाहिए, फिक्स कर देते थे। होता क्या था कि पीजेंट्स इससे खुश नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि भाई आपने लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया। अब मान लो उस साल फसल नहीं हुई अच्छी तो क्या होगा, है ना, पीजेंट तो नाराज, पीजेंट दुखी हो जाता था, पीजेंट नाराज भी हो जाता था। आप जो है उनकी अगर लैंड रेवेन्यू को माफ नहीं करोगे, भाई जरूरी थोड़ी है कि एक साल अगर 100 क्विंटल गेहूं हुआ है तो अगले साल हो ही जाएगा, नॉट नेसेसरी, है ना। तो एक साल तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, है ना, आपने टैक्स भी भर दिया, सब कुछ है, लेकिन बोलो एक साल ऐसा सूखा पड़ जाए कि आप खाली 50 क्विंटल आपका गेहूं हो, तो क्या करोगे आप, है ना। तो जैसे आपने बोला कि भाई मेरे को इस साल 100 क्विंटल मेरे का गेहूं हुआ है, तो अगर बोल दिया गया 1/3 हमें आपको टैक्स देना है, तो भाई 1/3 निकाल दोगे, तो भाई 33 किलो उसने निकाल दिया, 66 किलो आप रख लोगे, स्टिल फाइन, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये तब है जब जब फसल अच्छी हुई है। अब मान लो फसल ही 50 किलो हुआ, 50 क्विंटल हुआ, भाई 100 क्विंटल या 50 ही क्विंटल हुआ, तब क्या करोगे भाई, 1/3 बोला जाएगा तो 1/3 में आप निकाल ही दोगे कितना, 16 16.5 आपको क्विंटल निकालना पड़ेगा, आपके पास बचेगा ही 30-32 क्विंटल। अरे भाई आपकी पूरी जो जो प्रजा है वो 50 क्विंटल में सफिशियंट खा पी पाती है। भाई 100 क्विंटल हुआ, आपने 33 क्विंटल निकाल दिया, 1/3 मांगा गया था, 66 क्विंटल बचा, आपके पास प्रजा 50 क्विंटल में खाती पीती है साल भर में, आपके पास फिर भी सरप्लस बच गया 16 क्विंटल का। लेकिन अगर फसल ही 50 क्विंटल होगी तो उसमें 1/3 निकाल दोगे तो बचेगा क्या, है ना, जितना बचा टैक्स देने के बाद उससे तो पूरा होगा ही नहीं होगा। तो यहां पर इस चीज को देखने के लिए अकबर ने क्या कॉन्सेप्ट निकाला, अकबर ने कहा कि एक काम करते हैं, 10 साला सिस्टम, 10 साला यानी कि 10 ईयर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। उसने क्या बोला कि हम एवरेज निकालेंगे 10 ईयर्स का। यानी कि मान लीजिए अगर हम 2015 से लेकर 25 तक की बात करें तो हो सकता हो किसी एक साल में हमें 100 क्विंटल हमने यहाँ पर गेहूं उगाया, हमें हमें गेहूं क्या मिला, किसी साल ऐसा हो गया कि 20 क्विंटल मिला, किसी साल ऐसा हो गया कि हमको 120 क्विंटल मिला। तो बेसिकली वही बात हो गई ना कि अगर हम ऐसा देखेंगे, भाई 100 क्विंटल आपने फिक्स कर दिया कि हमको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कितना, हमको चाहिए 1/3, तो भाई 1/3 निकाल दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी फसल ही अगर किसी साल 20 क्विंटल हुई है, आप 20 क्विंटल का अगर 1/3 निकालोगे तो आपको बचेगा कुछ नहीं। तो ऐसे में अकबर ने कहा कि काम करते हैं, एवरेज निकालते हैं 10 सालों का। तो भाई पोलज लैंड है, कल्टिवेबल लैंड है, आपने सबके ऐड कर लिया और डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो जो भी यहाँ पर क्विंटल आया उसका आप 1/3 दे दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, मान लीजिए एक साल है आपने 100 क्विंटल किया, अगले साल मान लीजिए 20 क्विंटल हुआ, फिर मान लीजिए 10 क्विंटल आया, फिर मान लीजिए आपका 25-30 क्विंटल आया, तो कितना हुआ आप देखिए यहाँ पर 100 क्विंटल, 120, 130, 160 क्विंटल, 160 क्विंटल, और इसका 1/3 दोगे तो लगभग 55 क्विंटल के आसपास निकल जाएगा एज टैक्स। बाकी 100 क्विंटल आपके पास बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसे आप यहाँ पर आप टैक्स नहीं निकालोगे। लेकिन इसमें बोला गया 1/3 दे दो, तो भाई बचा क्या, 1/3 दे दो बचा ही क्या, 1/3 दे दो बचा ही क्या। समझ रहे बात को। इसलिए यहाँ पर जो अकबर ने सिस्टम निकाला वो यहाँ पर 10 साला सिस्टम इसी को कहा जाता है। एवरेज ऑफ 10 ईयर्स लिया, ठीक है, एवरेज ऑफ 10 ईयर्स मैंने आपको बताया 1/3 ऑफ द टैक्सेशन जो है, मतलब 1/3 टैक्सेशन यहाँ पर लगाया, लेकिन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की प्रोडक्शन के एवरेज पर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो एक टाइम किसी एक साल हाईएस्ट हमारे पास फसल हुई, एक टाइम लोएस्ट थी, तो हमारे पास एवरेज निकल आएगा 10 सालों। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। एक तो ये चीज है दोस्तों। अब यहां पर समझिएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अकबर की लैंड थी वो 12 सूबाज में डिवाइड थी, 12 सूबाज में डिवाइड थी, ठीक है। और अकबर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं, लैंड डिवाइड हो गई। अब आगे देखिए यहाँ पर अब क्या होता था, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट बताने जा रहा हूं, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ दहसाला। अब दहसाला सिस्टम के अंदर कुछ इंटरनल मैकेनिज्म भी था। दहसाला सिस्टम इज क्लियर ना कि भाई किस प्रकार से एवरेज ऑफ 10 ईयर्स में हम निकालेंगे और उस हिसाब से टैक्सेशन होगा। इससे क्या हुआ, पीजेंट खुश हो गया। भाई मान लीजिए किसी साल अगर उसको 10-20 क्विंटल ही फसल हुआ तो उसको फिर टैक्सेशन ना ऐसे देना नहीं पड़ेगा कि भाई उसको पूरा 1/3 निकालना है,
तो बचेगा नहीं उसके पास, उसको वो नहीं करना पड़ेगा। दैट इज वाई यहाँ पर जो लोग उससे वो खुश हो गए थे, अकबर से खुश हो रहे थे, ठीक है। दैट इज वाई यू विल फाइंड कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स, बहुत सारे अदर रिलीजन के लोग जो हैं वो अकबर की तरफ अट्रैक्ट यहाँ पर हो रहे थे कि भाई ये बादशाह हमारे साथ अच्छा कर रहा है, ठीक है। अब कुछ इंटरनल मैकेनिज्म भी सेटअप किए गए हैं दहसाला के लिए। देखिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ वर्ड अगर ऐसे पूछ लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बटाई पूछ लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंकूट सिस्टम क्या था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तक्कवी लोन्स, है ना, ये सब पढ़ा है अपन ने, तक्कवी लोन्स, सुंदर लोन्स पढ़े हम लोग ने, ठीक है। लेकिन बटाई क्या है? बटाई समथिंग कॉल्ड एज क्रॉप शेयरिंग। कैसे क्रॉप शेयरिंग का तरीका था वो बटाई कहते हैं इसको, आज भी वर्ड यूज होता है कि बटाई हो रही है, क्रॉप शेयरिंग की बात हो गई, है ना। अब देखिए नसक या कैंकूट, नसक और कैंकूट क्या है? यह आपका है कैश पेमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं कैश पेमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा अकबर से रिलेटेड है, और दूसरी बात ये कैश पेमेंट सिस्टम है। अगर प्रीलिम्स में आ गया ये दो पॉइंटर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात यहां पर हो गई। अब एक और बात करते हैं हम लोग, दैट इज फीचर ऑफ इनाम ग्रांट। व्हाट इज इनाम ग्रांट? देखो ग्रांट समझ रहे हो आप, किसी को देना, ग्रांट करना, गिफ्ट करना। इनाम मतलब भी यही होता है, इनाम ग्रांट। तो बेसिकली इनाम, यहां पर लैंड जब ग्रांट हो रही है तो जो भी आपको जितनी भी लैंड अकबर को ग्रांट करनी है किसी एक व्यक्ति को, मान लो अकबर को मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर फीट मुझे फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट जमीन ग्रांट करनी है, तो जब अकबर मुझे 1000 स्क्वायर फीट लैंड ग्रांट करेगा ना, तो उसमें दो पार्ट्स होंगे। एक तो आधा पार्ट होगा जो कल्टिवेबल लैंड होगा, यानी कि वो लैंड जो पोलज लैंड है जिसपे कल्टीवेशन पॉसिबल है, जिसपे कल्टीवेशन हो सकता है, यानी कि फसल हो सकती है, वो यहां पर कल्टीवेबल लैंड हो जाएगी, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, जो हाफ ऑफ द लैंड जो मुझे मिलेगी, बाकी जो मुझे 500 स्क्वायर फीट मिलेगी, वो अनकल्टीवेबल वेस्ट लैंड होगी। अब अकबर का कहना यह था कि और ज्यादा अगर हमें लैंड लानी है अंडर प्रोडक्शन तो लोगों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेसिकली कल्टीवेबल लैंड वो प्रोडक्शन हो ही रहा है, ठीक है, उससे जो पैसा मिलेगा उन लोगों को, उस पैसे को इन्वेस्ट करिए आप इसमें अनकल्टीवेबल वेस्ट लैंड के अंदर, और उस अनकल्टीवेबल वेस्ट लैंड को भी वेस्ट लैंड में आप कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कराइए। यानी कि जो लैंड वेस्ट लैंड हो गई है, अनकल्टीवेबल है, उसको भी ऐसा इन्वेस्ट करिए कि वो भी कल्टीवेबल लैंड हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली आप मेहनत करिए, इसमें मेहनत करिए, एंड देन उससे क्या होगा, प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाएगा। जब यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी ऑल ओवर जो है वो अकबर के टाइम की और इंक्रीज हो जाएगी। दिस वाज द इनाम फीचर ऑफ इनाम ग्रांट। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। एंड दिस इज यहाँ पर आपका दोनों ही सिस्टम, दहसाला जो रेवेन्यू सिस्टम था वो भी क्लियर आपको होपफुली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर राइज ऑफ महाराणा प्रताप की बात हम करेंगे, अगर राइज ऑफ महाराणा प्रताप, ऑफ कोर्स महाराणा प्रताप एंड छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखोगे तो राइज ऑफ महाराणा प्रताप, नेवर सरेंडर टू अकबर, अकबर के सामने कभी भी सरेंडर नहीं किया था, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी जो आपको फैक्ट मिलेगा। और यहां पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है ना, हल्दी घाटी में आपको पता है मान सिंह जो होता है ही वॉज फ्रॉम द साइड ऑफ मुगल आर्मी, ठीक है, अकबर की तरफ था। और हमने ये चीज देखी भी है कि राजपूत के साथ अकबर ने बड़ी अच्छी साठगांठ बैठा रखी थी, और राजपूत ने कई बार अकबर को हेल्प भी किया था। और अकबर को एक नीति बड़ा अच्छी पता थी, अकबर को पता था कि यार देखो मैं एक फॉरनर हूँ, है ना, मैं बाहर से आया हूँ, मैं उज्बेक से आया हूँ, मैं एक फॉरनर हूँ, और अगर मुझे भारत पे कंट्रोल करना है तो मुझे यहाँ के लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना। अगर मैं यहाँ के लोगों के साथ दोस्ती नहीं करूंगा तो मेरा विद्रोह होगा, मेरा रिवोल्ट होगा। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, ये थिंकिंग बिल्कुल सही है भाई, ऑब्वियस सी बात है। आप कहीं अगर बाहर के हो और बाहर से अगर आप कहीं जाओगे तो आप जो है छाती चौड़ी करके गुर्रा नहीं सकते, है ना, आपको क्या है, आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। तो अकबर ने ये काम किया था यहाँ पर। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई तो यहाँ मुगल आर्मी की तरफ से वॉज मान सिंह, ठीक है, एंड महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप ने ही फाउंडेड बेसिकली वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने फाउंड किया। गुरिल्ला वॉरफेयर किस तरह से यहाँ पर अटैक्स होते हैं, तो ये बैटल यहाँ पर हुआ है। जब ये फाइनल यहाँ पर मुगल मेवाड़ ट्रीटी होती है 1612-1613 में, ठीक है, ये जहांगीर सलीम के टाइम पे हुई थी ट्रीटी, ठीक है। तो वहां पर कुछ कुछ चीजें जो है, मतलब राजपूत का जो अलायंसेस क्लैशेस थे, ऑल दीज थिंग्स, इन पे कुछ कुछ यहाँ पर चीजों को हॉल्ट करने की बात करी गई। तो ये उसको बाद में आप देखोगे जाके जहांगीर के टाइम में साइन होती है, ठीक है। बट अकबर आप देखोगे तो बहुत अकबर जो है वो राजपूत के साथ बड़ा सांठगांठ में आकर चलता है। एंड अकबर बेसिकली न्यू दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राजपूत आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज उन्होंने सपोर्ट भी किया, मुझे हेल्प भी करी, एंड देयर आर वेरी वॉरियर क्लास के लोग हैं, तो मुझे हमेशा इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। एंड हेंस वहां पर अकबर जो है वो उनके साथ दोस्ती बना के चलता है, उनको हाई डेजिग्नेशंस देता है ना, उनको अपने यहाँ कोर्ट में हाई मनसब देता है, ठीक है। एंड ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर राजपूत के साथ किया गया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली जो हमारा पूरा यहाँ पर जो जानकारी है इनके बारे में रहती है। क्लियर हो गया? तो इतनी चीजें हैं दोस्तों इसमें, इस चैप्टर में। बाकी यहाँ पर आप देखिए कुछ बातें यहाँ लिखी हैं, लेट अस गो थ्रू इट वंस, ये क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं। एंड हेंस यू विल फाइंड कि हाँ, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया, जो लिखा हुआ है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जरा देखते हैं क्या क्या। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हुमायूं जब वो वापस लौट रहा था, वेल रिट्रीटिंग फ्रॉम बीकानेर, है ना, जब बीकानेर से लौट रहा था तब उसकी नजर जो है वो रुकता कहाँ है, वो शेल्टर कहाँ लेता है, वो शेल्टर लेता है राणा ऑफ अमरकोट के पास, जहां पर अकबर जो है वेयर अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर वाज बॉर्न।
वहां पर जो है उसका जन्म होता है, अकबर का जन्म हुआ, है ना, वॉज बॉर्न इन 1542, राइट। ये देखा। अब अकबर के बारे में आप देखिए कि उसको जब हुमायूं नहीं था, जब हुमायूं एग्जाइल पे था, हुमायूं एग्जाइल पे चला गया था, एग्जाइल चला गया था ईरान, है ना, तो उसका जो अंकल था, चाचा कामरान, है ना, जो हुमायूं का भाई था कामरान, वो अकबर को बंदी बना लेता है, कैप्चर कर लेता है, उसको बंदी बनाता है, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा करता है। अकबर वाज बेसिकली कैप्चर्ड लेटर बाय हिज अंकल कामरान, बट ड्यूरिंग हुमायूंस एक्साइल इन ईरान, बट वाज ट्रीटेड वेल। अच्छा यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। ही वाज रीयूनाइटेड, वापस अकबर को अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ रीयूनाइट किया गया था आफ्टर द कैप्चर ऑफ कांधार। कांधार कैप्चर करने के बाद अकबर को वापस अपनी फैमिली से मिला दिया गया था। और जब हुमायूं की डेथ होती है तो अकबर कहां पर था? अकबर वाज इन पंजाब, कालानौर में था अकबर, ठीक है, अकबर वाज इन कालानौर, और वो ऑपरेशंस कमांड कर रहा था कहां पर? जहां पर अफगान जो है वो रिबेल करता, अगेंस्ट द अफगान रिबल्स। तो जो अफगानी जो रिबेल कर रहे थे उनको सप्रेस कर रहा था। एंड देन फिर उसके बाद 1556 में एट द एज ऑफ 13 ईयर्स 4 मंथ्स, इतने टाइम में ही वाज बेसिकली, इतनी उम्र में उसको क्राउन किया गया था, एंड हेंस ही बिकेम द बादशाह, ही बिकेम द मुगल एम्परर। नेक्स्ट मुगल एम्परर इज अकबर, ठीक है। तो चैलेंजेस, जब अकबर गद्दी बैठा तो मैंने आपको बताया कि अकबर की लाइफ में काफी चैलेंजेस थे, ठीक है। इनिशियली आप देखोगे तो अफगान फोर्सेस, जिनको यहाँ पर हेमू लीड कर रहा था, ठीक है, हेमू वाज लीडिंग, ये सिग्निफिकेंट थ्रेट था, हरा बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट थ्रेट था, रीग्रुपिंग अंडर हेमूज लीडरशिप बियॉन्ड आगरा। तो बेसिकली हेमू जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुआ था और अकबर के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा जो है खोलता है। काबुल वाज बिसीज्ड, काबुल को यहाँ कब्जा कर लिया गया, एंड सिकंदर सुर वाज बेसिकली वेटिंग इन द शिवालिक हिल्स। नाउ बेसिकली यहाँ पर सिकंदर सुर का नाम क्यों आया? बिकॉज़ हुआ क्या कि जब आप देखोगे 1450 में जब सुर डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, 1450 बोल रहा हूँ, 1540 में जब सुर डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, शेरशाह सूरी करता है, तो शेरशाह सूरी का टेन्योर तो 1545 में खत्म हो जाता है। और मैंने कहा था कि सुर डायनेस्टी के इसके बाद जो रूलर्स होते हैं बड़े वीक होते हैं, राइट। और 1556 में फिर से हुमायूं जब वापस आता है तो इज फाइटिंग द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, राइट। और फिर वो 1556 में हुमायूं की फिर से ताजपोशी होती है। लेकिन अभी भी सुर डायनेस्टी को फुल्ली एलिमिनेट नहीं किया गया था, दिल्ली से वो बाहर हो गए थे, लेकिन बाकी जगह अभी वो चल रहे थे। तो बेसिकली अभी भी सुर डायनेस्टी को एलिमिनेट करना बाकी था पूरी तरीके से, एंड हेंस यहां पर आप देख रहे हो काबुल को बीसीज कर लिया गया था, एंड सिकंदर सुर वाज वेटिंग इन द शिवालिक हिल्स। अब शिवालिक्स पे आप देखोगे सिकंदर सुर वेट कर रहा है। सो बैराम खान, जो कि हुमायूं का एक लॉयल ऑफिसर था, अकबर का वो ट्यूटर भी था, है ना, रीजेंट हुआ, उसने चार्ज लिया एंड रैलीड द मुगल फोर्सेस अगेंस्ट द अफगान थ्रेट। अफगान थ्रेट के खिलाफ यहाँ पर बैराम खान जो है वो यहाँ पर पूरा मोर्चा खोल देता है। ही बिकेम द वकील ऑफ द किंगडम विद द टाइटल ऑफ खाने खां, ठीक है। तो ये उसका टाइटल भी यहाँ पर उसको फाइनली मिलता है, क्लियर है। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे, सो डोंट थिंक कि ये तो कुछ बचा नहीं है चैप्टर के अंदर, डेफिनेटली कुछ फैक्ट्स आएंगे, तो इन फैक्ट्स को जरूर यहाँ से लेके जाइए, ठीक है। नाउ सी हेमू के बारे में जो हमने कभी डिस्कस नहीं किया अभी क्लास के डिस्कशन में, कि हेमू बेसिकली था कौन। तो आप देखो कि हेमू, ही वाज अपॉइंटेड एज वजीर, वजीर की तरह अपॉइंट किया गया था बाय आदिल शाह। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आदिल शाह विद द टाइटल ऑफ विक्रमाजीत। नाउ इंपॉर्टेंट है, एम टू एक्सपेल द मुगल्स। तो बेसिकली हेमू और यहाँ आदिल शाह वो चाहता था कि भैया ये मुगल्स को यहाँ से निकाला जाए, ठीक है। और ये टाइटल भी यहाँ पर लिया गया था। ये टाइटल की बात हम करें तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में इस टाइटल को देखा था कि लोग इस टाइटल को लिया करते थे, है ना। हमने उज्जैन के राजा को ये चीज होते हुए देखा था, ठीक है। तो ये देखा, कैप्चरिंग आगरा एंड मार्चिंग टुवर्ड दिल्ली विद अ फॉर्मिडेबल आर्मी। तो बेसिकली अच्छी खासी आर्मी के साथ हेमू जो है वो अपॉइंट होता है, आदिल शाह अपॉइंट करता है, और उसका हेमू का टारगेट था कि हमको मुगल्स को निकालना है क्योंकि यहाँ पर कब्जा हो गया था, एंड देन उसके बाद आगरा कैप्चर करना है और फिर दिल्ली की तरफ हम मूव करेंगे। नाउ इन अ बैटल नियर दिल्ली, दिल्ली में जब बैटल हुआ, जो हमने आपको देखा, हेमू इनिशियली डिफीटेड द मुगल्स को हरा दिया एंड ऑक्यूपाइड द सिटी। दिल्ली को मतलब मुगल्स को हराया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया। बैराम खान का डिसाइसिव एक्शंस रेजुनेटेड द मुगल आर्मी एंड लीडिंग टू अ कन्फ्रंटेशन एट पानीपत इन 1556। तो ये वो लड़ाई थी 1556 में हुई। अकबर की तरफ से बैराम खान था, एंड देन फ्रॉम द अदर साइड इट वाज हेमचंद्र, इट वाज हेमू। और इन दोनों के बीच लड़ाई जो होती है आपको पता है, डिस्पाइट इनिशियल सेटबैक्स द मुगल्स मैनेज टू टर्न द टाइड व्हेन एन एरो, एक तीर जो है वो जाके हेमू के आंख में लग जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो गिर जाता है, एग्जीक्यूट हो गया, है ना, लीडिंग टू इस कैप्चर। उसको पकड़ लिया गया, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, एंड देन जो सेना होती है उसकी बेसिकली हेमू की, वो भाग जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर अकबर जो है वर्चुअली वो यहाँ पर कॉन्कर हो गया, हिज एम्पायर आफ्टर हिज विक्ट्री। तो अकबर इज नाउ द सिटिंग ऑन द थ्रोन, क्लियर। तो अर्ली फेज कॉन्क्वेस्ट विद द नोबिलिटीज। अब पहला तो ये फेज देखिए 1556 से लेकर 1567 का फेज है, जब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नोबिलिटीज के साथ जो है अकबर के यहाँ पर बड़े टर्म्स जो है बड़े खिंचे रहेंगे। तो आप देखो बैराम खान के एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है जब, तो बैराम खान इफेक्टिवली मैनेज द एम्पायर, है ना, और लगभग 4 सालों तक बहुत अच्छे तरीके से बैराम खान जो है वो पूरा एम्पायर को मैनेज कर रहा था, ठीक है। और आप देखिए टेरिटरीज कहां से कहां तक एक्सटेंड हो रही है,
जब बैराम खान देख रहा है तब भी टेरिटरीज देखो, काबुल से लेकर जौनपुर तक, ठीक है, जौनपुर आप काबुल टू जौनपुर इन द ईस्ट एंड अजमेर इन द वेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा टेरिटरी था जो बैराम खान कंट्रोल कर रहा था अकबर के लिए, ठीक है। नाउ ही सबड्यूड द नोबिलिटी। अब पॉइंट इज दिस कि हाँ, नोबिलिटी को सबड्यू किया गया अकबर के द्वारा एंड लेड सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स भी किए, जिसमें आपने ग्वालियर कैप्चर कर लिया, प्लानिंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंबोर एंड मालवा, इन सब की कैप्चर यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट जो है, यहाँ पर जो कॉन्क्वेस्ट करने की प्लानिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो कॉन्फ्लिक्ट विद अकबर एंड बैराम खान, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकबर एंड बैराम खान, तो ये कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, कि जैसे जैसे यहाँ पर पावर जो है बढ़ रही थी, अकबर जो है मैच्योर हो रहा था, तो अकबर को लग रहा था, है ना, ग्रू डिसकंटेंट। तो बेसिकली अकबर नियरिंग मेच्योरिटी, जब अकबर की मेच्योरिटी हो रही है, ग्रू डिसकंटेंट विद बैराम खान्स रूल। अब वो बैराम खान के रूल को अच्छा नहीं मान रहा था अकबर, है ना, और इन्फ्लुएंस बाय कंप्लेंट्स अबाउट बैराम खान्स फेवरेटिज्म टुवर्ड्स द सपोर्टर्स एंड शिया एफिलिएशंस। तो ये भी कंप्लेन होती थी कि बैराम खान जो है वो फेवरेटिज्म करता है अपने सपोर्टर्स के लिए, अपने अपने लोगों को सपोर्ट करता है, एंड शिया के साथ उसका अलग एफिलिएशन है, दैट इज वाई ही इज वेरी बायस्ड टुवर्ड शिया। इस तरह की बातें उसको पता चली अकबर को, तो अकबर ने यहाँ पर बड़ा ही क्लेवरली उसको मैन्यूवर किया, क्योंकि भाई देखो उसकी देखभाल करी थी, इतना बड़ा साम्राज्य संभाल के रखा था बैराम खान के लिए, तो कुछ तो अकबर वो करता था उसको, है ना, कुछ तो अकबर वो करता था, ठीक है। तो इसलिए अकबर ने बड़ा क्लेवरली उससे डील किया टू टेक पावर, बड़ा उसको पावर ली अपने हाथों में, इनटू हिज ओन हैंड्स, डिसमिसिंग बैराम खान थ्रू अ डिग्री इशूड फ्रॉम दिल्ली से डिग्री इशू हुई और उसको वहां पर डिसमिस कर दिया गया। ही वाज आस्क्ड टू गो टू मक्का, ठीक है, मक्का जाने को बोल दिया गया। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसका असैसिनेशन जो है वो यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है? अब ये बातें भी यहाँ लिखी हुई है कि बैराम खान सबमिशन वाज ओवरशैडोड by his opponents desire to humiliate him leading to his rebellion। वो रेबल कर देता है, which lasted for about 6 months तक ये बगावत चलती है, before he finally submitted। बैराम खान फाइनली सबमिट कर देता है, ठीक है ना। तो अब बैराम खान चूज टू गो टू मक्का, मक्का वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, एंड जब वो जा रहा होता है तो ऑन हिज वे उसका असैसिनेशन हो जाता है एट पाटन नियर अहमदाबाद बाय एन अफगान। एक अफगानी होता है जो उसको यहाँ पर क्या मार देता है, वो बोर हम पर्सनल ग्रज, एक पर्सनल दुश्मनी थी बैराम खान से उस अफगानी की, वो उसको मार देता है, लीविंग बिहाइंड हिज वाइफ, उसका बेटा और उसका वाइफ, उसकी बीवी और उसका बच्चा। बैराम खान का बीवी और उसका बच्चा जो है यहीं पर रह जाता है, ठीक है। अकबर ट्रीटमेंट ऑफ बैराम खान फैमिली, अकबर ने बैराम खान की फैमिली के साथ क्या किया, पर बट ऑब्वियस सी बात है, बैराम खान ने अकबर के लिए चूंकि बहुत कुछ किया था, अकबर की फैमिली के लिए बहुत कुछ किया था, अकबर के टेरिटरी के लिए बहुत कुछ किया था, तो ऑब्वियस सी बात है, एज आई सेड, अकबर ओड समथिंग टू बैराम खान। और यहां पर यही हुआ कि अकबर मैरिड बैराम खान्स यंग विडो, अकबर ने शादी कर ली बैराम खान की नई विडो से, हु वाज हिज कजन, जो उसकी कजन था, एंड रेज्ड बैराम खान चाइल्ड एज हिज ओन, और बैराम खान के लड़के को अपने लड़के की तरह यहाँ पर किया। एंड आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि अब्दुल रहीम खाने खां, ठीक है, लेटर ही हेल्ड सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द एम्पायर, एंड ही इज द वन जिसने तुजू के बाबरी जो कि एक्चुअली लिखी गई थी, बायोग्राफी है, ठीक है, बाबर के द्वारा लिखी गई, उसको यहाँ ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय अब्दुल रहीम खाने का। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन नाउ। पॉलिटिकल टर्मोइल एंड अकबर्स रिस्पांस, क्या रिस्पांस रहा, पॉलिटिकल टर्मोइल कैसा हुआ, ठीक है, हम यहाँ कहानी समझते हैं कैसे यहाँ पर महामंगा का रोल आता है। नाउ सी वेरियस फैक्शंस विद नोबिलिटीज इंक्लूडिंग अकबर्स फॉस्टर मदर, तो अकबर की जो फॉस्टर मदर थी महामंगा, ठीक है, रिलेशंस बिकेम पॉलिटिकली एक्टिव, है ना, तो ये सब जो लेडीज थी घर की रॉयल हाउस होल्ड की लेडीज थी बड़ी पॉलिटिकली एक्टिव हो गई, लीडिंग टू रेबिलियंस एंड पावर स्ट्रगल्स। अकबर डेल्ट डिसाइसिवली विद रेबल्स लाइक अदम खान से बड़ा यहाँ पर डिसाइसिवली जो है वो डील किया। अदम खान बेसिकली महामंगा का लड़का था, अदम खान का रिवोल्ट हुआ लेकिन अदम खान को बड़ा डिसाइसिव डील किया और उसने यहाँ पर उसको जो है मार दिया। कैसे मार दिया? छत से धक्का दे दिया, ठीक है, अकबर ने जो है अदम खान को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर के मर जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्वियसली बात है कि महामंगा को बड़ा दुख होगा क्योंकि उसका बेटे की डेथ हुई है, बट अकबर बेसिकली बहुत क्लोज था महामंगा से, लेकिन महामंगा फिर भी कितना भी हो थी तो माँ, उसका लड़का ही मरा था अदम खान मरा था, तो बेसिकली एक दर्द तो उसके अंदर था ही। बट एनीवे अकबर यही कहता है कि देखिए कोई इस तरह की हरकतें करेगा, कोई अगर इस प्रकार की बातें करेगा, है ना, कोई इस तरह की बगावत करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम यही होगा, और उसने अदम खान ने ही कोशिश करी थी, ठीक है। ये बातें यहाँ पर बोली जाती है ना। पॉलिटिकल टर्मोइल एंड अकबर्स रिस्पॉन्स, क्या चल रहा है ना, द उज़्बेक्स, अब उज़्बेक का भी रेबेलियन होगा। द उज़्बेक्स हु रिबेल्ड रिपीटेडली, बार बार जो रिपीटेडली रिबेल कर रहे थे 1561 से लेकर 1567 के बीच में, पोज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, बट अकबर्स डिटर्मिनेशन एंड सम लक इनेबल्ड हिम टू ट्रायम्फ। तो कुछ किस्मत थी अकबर की, है ना, कुछ उसका डिटर्मिनेशन था जो उसको वहां पर पहुंचाता है, जो उसको चीजों को टैकल करने में हेल्प करता है। तो अकबर वॉज टेस्टेड बाय हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम रेबेलियन, ये भी मैंने आपको बताया मिर्जा हकीम का रेबेलियन हुआ था, और इसके ही रूल के टाइम पे, मिर्जा हकीम के टाइम पे ही आप देखोगे तो अकबर को काफिर भी
यहाँ पर बोल दिया गया था, आई टोल्ड यू, एंड अकबर के खिलाफ फतवा भी जारी होता है, बट अकबर सक्सेसफुली क्वेल्ड द रेबिलियन एंड कंसोलिडेटेड हिज अथॉरिटी ओवर द एम्पायर। तो आई होप आप ये बातें मैंने आपको बताई हैं, सब बातें आप इजीली अब यहाँ पर फिगर आउट कर पा रहे हो। चलिए अब आते हैं हम लोग अर्ली एक्सपेंशन के बारे में ऑफ द एम्पायर, इस पर्टिकुलर फेज में कैसे यहाँ पर एक्सपेंशन करता है अकबर, इन चीजों को यहाँ पर आइए समझते हैं। देखिए तो आप देख सकते हैं ये अर्ली एक्सपेंशन का फेज है, 1560 से लेकर 1576 तक कितना बड़ा एरिया जो है वो यहाँ पर इस वक्त अकबर के यहाँ पर अंडर आ रहा था, ठीक है। दिस वाज द एरिया जो अकबर के यहाँ पर कंट्रोल में थे, ठीक है। आई होप ये बात आप देख पा रहे होगे, ये मैप आप यहाँ पर इतना फोकस कर पा रहे होगे, इजीली पिंक कलर से शेडेड है। तो आप देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट था कि बंगाल उसके हाथ में हो, है ना, इट वाज इंपॉर्टेंट कि गुजरात उसके हाथ में हो, इट वाज इंपॉर्टेंट कि काबुल और कांधार लाइन ऑफ डिफेंस ये भी उसके हाथ में हो। क्योंकि देखो यार, अगर किसी को बाहर से अंदर आना है ना, तो जब कोई बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा तो अंदर तख्ता पलट भी नहीं होगा। तो मुगलों ने अपने आप को कैसे कंसोलिडेट किया कि उन्होंने इस पूरे एरिया को बाइंड कर दिया कि भाई ये तो पूरा एरिया बंद है, कहीं से कोई एंटर नहीं कर सकता, है ना, ये इन्होंने कोशिश करी। और ये पूरे आपके हिमालय हैं, ये पूरे आपके हिमालय हैं, यहां से आना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा कांधार और आपका जो काबुल एंड कांधार लाइन ऑफ डिफेंस है, ये पूरा एरिया जो है इसने पूरा क्रॉस बंद कर दिया। गुजरात को उसने यहाँ पर कंट्रोल करके रखा था, ठीक है, एंड देन बंगाल को भी उसने, क्योंकि बंगाल, गुजरात, यही सब आप देखोगे सल्तनत के टाइम से ही यहाँ पर काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कि बंगाल वगैरह काफी इंपॉर्टेंट था, है ना, ये सब चीजें यहाँ पर थी। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर ये चीजें हुई, एक्सपेंशन ऑफ मुगल टेरिटरीज कैसे हुआ। अब देखिए बैराम खान के अंडर हम देखेंगे, बैराम खान की रीजेंसी में मुगल एम्पायर जो है रैपिडली एक्सपैंड करता है और वो अपने अंदर अजमेर और मालवा का एरिया जो है ले आता है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अजमेर का एरिया और ये मालवा का एरिया जो है, इन दोनों को बैराम खान के टाइम में ही इसे कंट्रोल में ले आया गया था, ठीक है। मालवा का रूलर कौन था? बाज बहादुर वाज द रूलर ऑफ मालवा। अगर आप मालवा की बात करेंगे तो मालवा का रूलर कौन था, ये थोड़ा बहुत फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। बाज बहादुर यहाँ रूलर था। अब ये एक बहुत ही गजब का म्यूजिशियन था, बहुत ही गजब का पोएट भी था, दोनों चीजें इसके साथ थी। बाज बहादुर एक म्यूजिशियन भी था, एक पोएट भी था, एंड बिकेम अ सेलिब्रेटेड सेंटर फॉर म्यूजिक ड्यूरिंग हिज टाइम। और मालवा जो है, मालवा का रूलर बाज बहादुर, ये बहुत ही एक सेलिब्रेटेड एक फिगर बन जाता है, एक सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी बना अपने टाइम में, इसको म्यूजिक के लिए यहाँ पर जाना गया, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो अदम खान था, जो कि बेसिकली महामंगा का लड़का था, ठीक है, लेट द मुगल एक्सपीडिशन, उसने मुगल का एक्सपीडिशन किया अगेंस्ट मालवा, मालवा के ऊपर चढ़ाई करी अदम खान ने, डिफीटिंग बाज बहादुर को हरा दिया इन 1561, और उसके बाद कैप्चरिंग रूपमती लीडिंग टू हर ट्रैजिक सुसाइड, ठीक है। ये सब चीजें यहां पर हुई। अब नाउ हाउएवर ड्यू टू द क्रुएल्टी ऑफ अदम खान, क्योंकि उसने इतनी क्रुएल्टी करी थी, यही बात जो है अकबर को पसंद नहीं आई, एंड हिज सक्सेसर अ बैकलैश अगेंस्ट द मुगल्स अलाउड बाज बहादुर टू रिक्लेम द मालवा टेम्पररी। तो बेसिकली जिस तरह से उसने यहाँ पर बुरी तरह से हरकत करी थी यहाँ पर अदम खान ने, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अदम खान एंड हिज सक्सेसर्स, ड्यू टू क्रुएल्टी ऑफ अदम खान एंड हिज सक्सेसर्स, अब बैकलैश जो हुआ अगेंस्ट मुगल यहाँ पर होता है, अलाउड बाज बहादुर इस वजह से वापस गद्दी में कुछ टाइम के लिए यहां पर बैठता है, ठीक है। देन आफ्टर क्विलिंग बैराम खान्स रेबेलियन, ना मुगल कॉन्क्वेस्ट इन सेंट्रल इंडिया, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल इंडिया के पोर्शन की, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अकबर सेंट अनदर एक्सपेडिशन टू मालवा। अब अकबर ने मालवा को एक और एक्सपेडिशन भेजा, फोर्सिंग बाज बहादुर बेसिकली टू फ्ली एंड सीक रेफ्यूज विद राणा ऑफ मेवा। तो बेसिकली यहाँ पर अब अकबर ने दूसरा एक्सपेडिशन मालवा जब भेजा, तो उसके एक्सपेडिशन की वजह से बाज बहादुर को वहां से निकलना पड़ गया, और वो राणा ऑफ मेवाड़ जो थे वहां पर जाके वो क्या करता है, वो पनाह लेता है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे अल्टीमेटली बाज बहादुर को अल्टीमेटली जाके अकबर के सामने सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन हुआ क्या, एंड बिकेम अ मुगल मनसबदार बन जाता है, ब्रिंगिंग मालवा अंडर द मुगल रूल। तो बेसिकली अकबर ने क्या किया, अकबर का कहना यही था, तो अकबर ने क्या किया कि उसको अपने अंडर कंट्रोल में लिया, और फिर उसके बाद बाज बहादुर को अपने यहाँ मनसबदार बना दिया, यानी कि एक पोजीशन, एक रैंक दे दिया, एंड ऑल दीस थिंग्स हैपेंड। तो कॉन्करेंटली आप देखो क्या, मुगल्स ओवररन द किंगडम ऑफ गढ़कटंगा विच इंक्लूडेड नर्मदा वैली एंड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के एरिया को भी आप देखोगे, तो वहां पर भी अकबर ने अपना चढ़ाई करी और इस तरह से उसको पोर्शन को भी अपने अंडर यहां पर ले आया, ठीक है। अब बात आती है राजस्थान की और गुजरात की। तो गुजरात के बारे में हम बात करेंगे, राजस्थान अजमेर वगैरह की बात करेंगे, गुजरात की बात करते हैं। आइए देखिए, देखो ओवर द नेक्स्ट डिकेड अब अकबर जो है अपना कंट्रोल जो है वो एक्सटेंड कर रहा था मोस्ट ऑफ द राजस्थान की तरफ, एंड कॉन्कर्ड गुजरात एंड बंगाल, दोनों को कैप्चर करेगा। तो यही इंपॉर्टेंट बात है ना कि बंगाल भी कैप्चर हो रहा है, गुजरात भी कैप्चर हो रहा है। अगर ये दोनों चीजें कैप्चर हो गई, सो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इजी फॉर एनी रूलर इनसाइड इंडिया तो अपना कंट्रोल यहाँ पर स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ, द सीज ऑफ चित्तौड़ होता है इन 1568, मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर अकबर। अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर जब चढ़ाई करी, उसका सीज किया, तो इससे क्या हुआ, सिंबलाइजिंग द सबमिशन ऑफ मेनी राजपूत रूलर्स टू सुल्तानेटी। ये चीज की यहाँ पर एक वो हो गया कि भाई कई राजपूत रूलर्स ने एक तरह की मान लिया गया, ये सिंबलाइज, ये एक सिंबल था। अगर जब उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी तो इट वाज लाइक अ सिंबल, एक सिंबल की तरह सिंबॉलिक हो गया कि भाई यहाँ पर जो है राजपूत रूलर्स का सुजानिटी एक्सेप्ट, राजपूत रूलर्स ने सुजानिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। अकबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात कॉन्क्वेस्ट किया उसने 1572 में, थॉटेड द पोर्चुगीज एम्बिशन,
टू स्टैब्लिश डोमिनेंस इन द रीजन। अब पोर्चुगीज जो है वो चाहते थे कि हम गुजरात में यहाँ पर जो है, गुजरात का रूलर था, याद करिए गुजरात का रूलर था, और वो रूलर की बातचीत जो है वो पोर्चुगीज का चल रही थी। तो बेसिकली अकबर ने जो है वो गुजरात कैप्चर किया। तो जो पुर्तगालियों का सपना था भारत के अंदर स्टैब्लिश करना, अपने आप को घुसने का, स्टैब्लिश करने का, वो यहाँ पर उनका सपना चूर चूर हो गया। पोर्चुगीज का सपना यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। डिस्पाइट द इनिशियल रेबेलियंस, अकबर स्विफ्टली क्रश द रेजिस्टेंस इन गुजरात। वही बताया मैंने आपको कि इनिशियली रेबेलियंस हुआ, यानी कि एक बार वो जीतता था, फिर रेबेलियन होता था, फिर जीतता था, फिर रेबेलियन होता था, लेकिन अकबर उसे कंसोलिडेट करने जाता था। यही बात मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज मिलिट्री प्रॉवंस। ये चीज अकबर की मिलिट्री की स्ट्रेंथ को दिखाता है, एंड कंसोलिडेटिंग मुगल अथॉरिटी, और ये दिखाता है कि वो कैसे अपनी मुगल अथॉरिटी को कंसोलिडेट करना चाह रहा था अकबर। एंड ही वाज टाइम अगेन, जहां वो जीतता था उसको पहले कंसोलिडेशन की तरफ जरूर ले जाता था। कैंपेन इन बंगाल शुरू हुआ। तो अकबर, अब ये बात ध्यान रखिए, गुजरात को जीतने के बाद ही बुलंद दरवाजा बनाया गया था, और ऐसा कहा जाता है, वहां पर जो लोग हैं बताते हैं बुलंद दरवाजा का जो रुख भी है वो गुजरात की तरफ ही है। ठीक है, अब ये सब चीजें तो मुझे बहुत ऑथेंटिकली नहीं बोल सकता, बट हाँ ऐसा बोला जाता है कि जो रुख है गुजरात, उस बुलंद दरवाजे का, वो गुजरात की तरफ है। ठीक है, वो आप वहां जाइएगा आपको देखने को मिलेगा कि ऊंचे से टापू बना हुआ है वो फतेहपुर सीकरी। और ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर को वो जगह छोड़नी पड़ी थी, बिकॉज वहां पर पानी बड़ा ही खारा था, खारा पानी आता था, जिसकी वजह से वो पीने लायक इतना होता नहीं था, एनहेंस अकबर को जगह छोड़नी पड़ी। और ऐसा भी होता था कि एवरी फ्राइडे अकबर यूज्ड टू गो टू आगरा, है ना, आगरा जाता था, और वहां पर वो जो है वो चीजें जो भी उसका काम होते थे कामकाज करके करता था। तो ये ऐसा था कि फतेहपुर सीकरी से आगरा, आगरा से फतेहपुर सीकरी, ये काम अकबर का चलता रहता था। ठीक है, नाउ अकबर टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स बंगाल। अब अकबर ने बंगाल की तरफ देखा। ठीक है, तो हम समझ गए गुजरात वाला कहानी उतनी है, ज्यादा और ज्यादा है नहीं, पॉलिटिकल चीजें पूछेगा नहीं थी। जो मैंने आपको बता दिया, मनसबदारी, जागीरदारी, है ना, दहसाला सिस्टम, इनाम ग्राम, है ना, देन उसके बाद आपका जो कांकूट सिस्टम, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, राजपूत पॉलिसी हम देख रहे हैं। नाउ अकबर टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स बंगाल which was dominated by अफगान रूलर्स। अफगान रूलर्स के द्वारा बंगाल जो है डोमिनेटेड था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए अमंग द अफगान, प्रोवाइडेड अकबर विद एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन। तो बेसिकली जब अफगानियों के बीच में यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, है ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए अफगानों के बीच में, तो इस बात का एडवांटेज अकबर ने लिया, और अकबर ने सोचा कि अच्छा मौका है, अब यहाँ पर मैं अफगानियों को दबा सकता हूँ, हरा सकता हूँ, है ना। पटना को कैप्चर किया अकबर ने, एंड सिक्योरिंग मुगल कम्युनिकेशंस इन बिहार, अकबर इन्वेडेड बंगाल। अकबर ने बंगाल को इन्वेड कर दिया, एंड लीडिंग टू द डिफीट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दाऊद खान इन 1576। तो 1576 में दाऊद खान वाज इन बंगाल, और अकबर ने फाइनली उसको भी हरा दिया। तो मालवा का रूलर बाज बहादुर को याद रखिएगा, है ना, और बंगाल का रूलर दाऊद खान को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, दिस विक्ट्री, इससे मार्क हुआ कि भाई अफगान का जो फाइनल यहाँ पर जो शोडाउन था वो हो गया। अफगान का एंड यहाँ पर मार्क द एंड ऑफ द अफगान किंगडम इन द नॉर्दर्न इंडिया, एंड कंक्लूडेड द इनिशियल फेज ऑफ अकबर्स एम्पायर एक्सपेंशन। और इनिशियल फेज जो अकबर का एक्सपेंशन का था वो कंप्लीट हुआ। तो नाउ गुजरात इज इन द कंट्रोल, राजस्थान इज इन द, गुजरात इज इन कंट्रोल, एंड बंगाल इज इन कंट्रोल। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पर उसे कंट्रोल में आ गई थी। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग काफी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी चीजें बता दी है। यहाँ पर आपको अगर दिख रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। वजीर हो गया, मीर बख्शी हो गया, काजी हो गया, हाँ, चीफ सदर हो गया। तो ये सारी डेजिग्नेशन पोस्ट बना रखी थी अकबर ने। ठीक है, अकबर एक बहुत सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर था, राइट, सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। तो अकबर फेस द चैलेंजेस ऑफ रिवाइविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेफ्ट इन डिसएरे आफ्टर द डेथ ऑफ इस्लाम शाह, नेचुरली अ फ्रेश अप्रोच। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर कि ऐसे रिवैम्प किया उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अकबर ने, तो चलिए आइए उसकी बात करते हैं, समझते हैं क्या क्या चीजें चल रही थी। तो पहला चीज तो यह अकबर ने शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगा था ना। इनिशियली देखिए अकबर ने अडॉप्टेड द शेर शाह सूरीज लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच इन्वॉल्व्ड मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड एंड फिक्सिंग क्रॉप वाइज ड्यूज बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी। तो वही चीज मैं आपको बता रहा था कि एवरेज जो है वो 10 ईयर्स का जो है लिया जाएगा, और यहाँ पर जो टैक्स होगा वो क्रॉप वाइज कितना फिक्स किया जाएगा, जितना क्रॉप हुआ है, जितना प्रोडक्शन हुआ है उस हिसाब से यहाँ क्रॉप लेंगे। ठीक है, सो हाउएवर डिलेज इन फिक्सिंग सेंट्रल प्राइस शेड्यूल्स हायर देन लोकल प्राइसेस बर्डन पीजेंट्स प्रॉम्प्टिंग अकबर टू सीक ऑल्टरनेटिव्स। तो चूंकि यहाँ पर दिक्कतें क्या थी, अभी तक के जो बादशाह हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो एक फिक्स प्राइस कर देते थे, है ना, वो एक फिक्स प्राइस रख देते थे या डिले करते थे फिक्सिंग द सेंट्रल प्राइस। तो इसकी वजह से क्या होता था, काफी प्रॉब्लम होती थी, एंड हेंस अकबर को यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ा। और अकबर जब इंटरवीन करता है तो एज यू कैन सी इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पर दहसाला सिस्टम का। और दहसाला सिस्टम क्या था ये मैंने आपको पूरी तरह से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ना, तो मैं इसको रीड नहीं करूंगा। बाकी आपको पता है कि अकबर का क्या सिस्टम था, अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था दहसाला सिस्टम को 1580 में, ये फैक्ट है। और इसमें होता क्या था, स्टेट रेवेन्यू वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज क्रॉप यील्ड एंड प्राइसेस ओवर द पास्ट 10 ईयर्स विद द एडजस्टमेंट फॉर लोकल कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमारा दहसाला सिस्टम यहाँ पर था। नाउ रिफाइनमेंट्स इन असेसमेंट, नाउ फर्दर
अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको और यहाँ पर रिफाइनमेंट करना है, असेसमेंट कैसे किया जाएगा, कितना टैक्स होना है कितना नहीं होना है, तो उसको लिए रिफाइन किया भाई, आपने एक सिस्टम बनाया, फिर उसको और बेहतर किया, उसको और बेटर किया, आपको कुछ लूपहोल समझ में आया, आपने उसको और बेटर कर दिया। तो फर्दर इंप्रूवमेंट्स इंक्लूडेड ग्रुपिंग परगनास, ठीक है। अब क्या किया, परगना को ग्रुप करने लग गए, परगना को क्या किया, ग्रुप कर दिया, ठीक है, विद सिमिलर प्रोडक्टिविटी फॉर असेसमेंट ensuring fairness and accuracy. Now peasants were given relief, कुछ पीजेंट्स को रिलीफ दे दिया इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, उससे क्या हुआ, पीजेंट्स को स्टेबिलिटी मिली, है ना। उससे क्या हुआ, पीजेंट्स जो है अकबर के अंदर ट्रस्ट करने लग गए कि यह इंसान तो यार कुछ अच्छी बातें कर रहा है ना, ये इंसान कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा है कि क्या। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बेसिकली 3 चीजें हैं और मैंने आपको तीनों ही चीजें यहाँ पर समझा दी है ना। एक तो दहसाला सिस्टम था जो हमने देख लिया है, इसके अलावा जो आपका टोडरमल बंदोबस्त था हमने उसको भी देखा है, और फिर उसके बाद ये नसक और कैंकुट सिस्टम क्या था वो भी हमने यहाँ पर समझा है। ये तीनों ही पार्ट जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम के हैं, तो ये अकबर के हैं। कभी आपको बहुत पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि भैया ये सिस्टम दहसाला सिस्टम इज रिलेटेड टू विच एम्परर, या फिर कैंकुट सिस्टम इज रिलेटेड टू विच एम्परर, है ना, या फिर जाब्ती सिस्टम या बंदोबस्त सिस्टम, है ना, ये किससे रिलेटेड है। तो ऑल दीज वेज आर देयर जिससे आपको सवाल बन सकता है। नाउ बाकी अब देखिएगा यहाँ पर कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आ रही हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वन वन वर्ड में है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है अकबर ने अलाउ किया, अकबर अलाउड पीजेंट्स टू चूज बिटवीन जाब्ती यानी कि फिक्स्ड एंड बटाई डिवीजन। मैंने आपको बताया बटाई क्या है, डिवीजन, क्रॉप शेयरिंग, है ना, बटाई सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस सच एज क्रॉप फेलियर। तो क्रॉप फेलियर के हिसाब से यहाँ पर जो है जाब्ती होती थी यानी फिक्स किया जाता, जो जहाँ पर पीजेंट्स को अलाउ कर दिया था कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको फिक्स रेवेन्यू देना है या फिर आपको यहाँ बटाई डिवीजन के बेसिस पे देना है ना। ये यहाँ पर अकबर ने जो है पीजेंट्स को अलाउ कर दिया था कि आप चूज कर लीजिए। तो कैश क्रॉप जैसे कॉटन है, शुगर केन है ना, ये वेर एसेस्ड इन कैश, इसका पैसा कैश में हो रहा था, और अदर क्रॉप्स लाइक बी पेड इन काइंड अंडर द सर्टेन कंडीशंस। तो ये सब मैंने आपको बताया, और कुछ मेथड थे, कुछ इंटरनल मैकेनिज्म मैंने आपको बताए थे। जैसे एक हो गया नसक सिस्टम जिसको हम कैंकुट सिस्टम भी कहते हैं, है ना। कैंकुट मतलब एस्टिमेशन, कैसे एस्टिमेट करेंगे, है ना, कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो ये प्रेवलेंट था अलॉन्ग साइड लोकल मेथड्स सच एज कांकुट और एस्टिमेशन, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया लैंड को क्लासिफाई किया गया था बेस्ड ऑन द ऑन इट्स कल्टीवेशन स्टेटस, कितना कल्टीवेशन हो रहा है ना। तो बेसिकली इसमें 4 तरह की लैंड थी, पोलज हो गया, पराती हो गया, है ना, चच्चर हो गया और बंजर हो गया। तो ये 4 लैंड थी, हमने ये भी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर लोन दे रहा था अकबर, लोन्स प्रोवाइड कर रहा था, तक कभी लोन्स बोलते हैं फॉर पीजेंट्स, टू पीजेंट्स फॉर सीड्स, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि सुंदर लोन्स भी दिए जा रहे थे। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं वो एंजॉय करेंगे, जमींदार चाहिए, उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली पीजेंट जो होंगे वो इंकरेज होंगे, कॉपरेशन करेंगे विद रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड जमींदार्स, क्योंकि आप उनको हेल्प कर रहे हो, उन पीजेंट्स को आप एक तरह से हेल्प कर रहे हो, ठीक है। देन जमींदार्स पीजेंट्स एंजॉय द हेरिडिटरी राइट्स टू लैंड एंश्योरिंग स्टेबिलिटी। अब ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो पीजेंट्स थे उनका यहाँ पर हेरिडिटरी राइट्स जो है वो होता था टू लैंड एंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। इनमें यहाँ पर इसका राइट्स जो है हेरिडिटरी राइट्स दे दिए गए थे। चलिए, लेगेसी ऑफ अकबर्स रिफॉर्म, अकबर के बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख ली। तो राजा तोदरमल ने जो किया था एसोसिएटेड विद रेवेन्यू रिफॉर्म्स, जो इनका रेवेन्यू ऑफिसर था, दहसाला सिस्टम जो है मैंने आपको बता दिया। 2 सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ मुगल लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंटिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो 17वीं शताब्दी के आखिरी तक आप देखोगे यही सिस्टम जो अकबर ने बनाया था वो आखिरी तक चलता रहा। अब अकबर कब बना रहा है इसको, 1575, 1580, 1582 बना रहा है, और ये चलता रहेगा कम से कम 100, 150 साल, 200 साल चला है ये सिस्टम, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू ऑफिसर, किससे रिलेटेड है दहसाला सिस्टम, ये आपका रिलेटेड है तोदरमल के थ्रू, है ना, राजा तोदरमल। द जाब्ती सिस्टम रिफ्लेक्टेड द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ टैलेंटेड ऑफिसर्स अंडर अकबर्स रेन। चलिए, अब मनसबदारी सिस्टम, अब मैंने इसके खिलाफ इसको लेकर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों, सो आई नीड नॉट टू गो इनटू डिटेल, मैंने आपको हर चीजें यहाँ पर बता दी है। तो मैं आप एक काम कहूंगा कि आप उसको प्लीज अच्छे से रीड करिएगा, बिकॉज यहाँ पर सब बातें हैं। मनसब बार लिखा है, कितना मनसब होता था, है ना, फिर उसके बाद कितने यहाँ पर जात क्या होती थी, पर्सनल स्टेटस, सवार क्या होता था, मैंने आपको बता दिया, है ना। फिर नंबर ऑफ कैवलरी मैन किसके डिपेंड करेगा, बेस्ड किस पे होगा, वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। ये सब बातें, सब चीजें हमने डिस्कस करी। कंट्रोल करने, क्वालिटी कंट्रोल रखने के लिए उसने दाग सिस्टम लेके आया था, है ना, ये सब चीजें थी। फिर उसने यहाँ पर दाग और चेहरा वाला कॉन्सेप्ट बीच है वो भी आया था, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए मिक्स कंटेंजेंट्स रखते थे, यानी कि सारे एथनिक ग्रुप्स का मिक्सचर होता था, है ना। कंटेंजेंट जो होती थी यानी जो सेना होती थी, सोल्जर्स होते थे, वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे, ताकि किसी एमिंग टू डिमिनिश ट्राइबलिज्म एंड पैरोकिलिज्म, है ना, ये सब चीजों को डिमिनिश करने के कॉन्सेप्ट, मतलब इन चीजें बहुत ज्यादा उठे ना, तो सब लोगों को यहाँ पर उसने रखा था। सैलरीज वेरी करती थी, विद इन्फेंट्री मैन अर्निंग अबाउट 3 रुपीज पर मंथ, वाइल कैवलरी मैन रिसीव्ड एन एवरेज ऑफ 20 रुपीज पर मंथ। तो इस तरह की सैलरी यहाँ सैलरी सिस्टम यहाँ पर चल रहा था। जागीरदार एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको ये बता दिया, है ना, जागीरदार, नो हेरिडिटरी साइट्स, ध्यान रखिएगा,
ये इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको, पहले ही बता चुका हूं कि जागीरदार के पास जो राइट्स थे वो हेरिडिटरी नहीं होते थे, ठीक है। इनका काम क्या होता था, ओनली रिक्वायर्ड कि भाई आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है और उसको पे करना है यहाँ पर टू द स्टेट, ठीक है। ये बात यहाँ पर मैंने बता चुका हूं आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब जाब्ती सिस्टम, सम ऑफ द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस अकबर, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनको आप लोग प्लीज एक बार देख लीजिएगा। वन इज द जाब्ती सिस्टम, ठीक है ना, लेटर मॉडिफाइड इट अडॉप्टेड टू द देसाला सिस्टम, तो ये आ गया था। मनसबदारी सिस्टम हमने देख लिया। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस वो फॉलो कर रहा था, मैंने बता दिया। एंड ट्राइड टू सर्कुलेट द यूनिफॉर्म कॉइनेज इन पैन इंडिया, तो एक यूनिफॉर्म कॉइनेज जो है वो यहाँ पर फॉलो करने की बात जो है वो करी गई थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कैरियर एंड प्रोग्रेशन, अभी सब बातें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मिलिट्री फोर्स, तो हमने वो भी देख लिया। एक बड़ी मिलिट्री फोर्स यहाँ पर अकबर मेंटेन करता था, ठीक है। कोटा हॉर्सेस होते थे, हाथी होते थे, ट्रांसपोर्ट एनिमल्स होते थे, है ना, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर थी। जनरल सैलरीज दी जाती थी, तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली देयर, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर और बातें आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें थी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मिलिट्री में कुछ इनोवेशंस किए थे अकबर ने, ठीक है। जैसे अकबर डिमॉन्स्ट्रेटेड इंटरेस्ट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग डिटैचेबल गन्स उसने यहाँ पर बनवाई थी, ठीक है ना, ये डेवलप कराई थी। मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग पार्क ऑफ लाइट आर्टिलरी, तो अभी तक आप देखोगे भारी भारी आर्टिलरीज होती थी, अकबर ने यहाँ पर आप देखोगे ऐसी आर्टिलरी जिनको मूव किया जा सके, जिनको लेके चल पाए, ऐसी आर्टिलरीज को यहाँ पर जो है बनाया गया था। वाइल नेवी वाजंट अ प्रायोरिटी, नेवी प्रायोरिटी नहीं थी, ये बात ध्यान रखिएगा अकबर के टाइम में, ठीक है। इनफैक्ट पूरे मुगलों के टाइम में अकबर स्टैब्लिश्ड अ फ्लोटिला ऑफ वॉर बोट्स फॉर ईस्टर्न कैंपेन्स, पोटेंशियली इंडिकेटिंग एन इंटरेस्ट इन द नेवल एक्सपेंशन। तो कुछ हमें दिखता है कि हाँ अकबर को स्लाइट इंटरेस्ट था, क्योंकि उसने वैसे तो नेवी पे इतना फोकस नहीं किया, लेकिन बंगाल या ईस्टर्न एक्सपेडिशंस के लिए उसने नेवी यहाँ पर बनाई थी, फ्लोटिला ऑफ वॉर, यहाँ पर फ्लोटिला ऑफ वॉर बनाया था, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। अब बाकी मैंने आपको इसके सिस्टम बता दिया कि कैसे कैसे होता था, सूबा होता था, सरकार होता था, परगना, और सबसे नीचे आप देखोगे तो क्या विलेज यहाँ पर होता था। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सूबा को कौन देख रहा है, बेसिकली हमने देखा सूबेदार देख रहा है, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। अकबर मेंटेन मिनिमल चार्ज चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, बहुत कम चेंजेस किया। परगना एंड सरकार सिस्टम जो आप देख रहे हो, परगना एंड सरकार कंटिन्यूड with the फौजदार overseeing law and order and अमल गुजार हैंडलिंग लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो कुछ बहुत ही माइनर सी चीजें ये कि फौजदार जो है इन एरियाज में, फौजदार बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा है, एंड अमल गुजार हैंडलिंग द लैंड रेवेन्यू, तो अमल गुजार जो है वो लैंड रेवेन्यू को टैकल कर रहा है, ठीक है। टेरिटोरियल डिवीजन रेवेन्यू सिस्टम, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो टेरिटरीज है क्लासिफाइड इनटू जागीर, खालिसा एंड इनाम लैंड्स, तो हमने इनाम लैंड का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। खलीसा इनकम क्या है ना, वो इनकम है बेसिकली जो सीधे रॉयल ट्रेजरी में जाती है, राजा के बादशाह के जो खर्चे हैं वो सीधे खलीसा लैंड से होंगे। यानी क्या होता था, जो भी लैंड है कहीं किसी को भी ग्रांट करी है तो एक पर्टिकुलर पोर्शन होता था वो खलीसा लैंड होता था, जिसमें से सिर्फ राजा के खर्चे ही होते हैं, सिर्फ राजा के खर्चे होंगे, तो खलीसा इनकम वेंट टू द रॉयल ट्रेजरी। वाइल इनाम लैंड्स मैंने आपको बता दिया कैसे इनाम लैंड देंगे, कुछ कल्टिवेबल लैंड और कुछ अनकल्टिवेबल लैंड देंगे, ताकि अनकल्टिवेबल लैंड भी कल्टिवेशन में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अकबर रीस्ट्रक्चर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दिल्ली सल्तनत के हिसाब से उसने रीस्ट्रक्चर किया, बट विद रिवैम्प्ड फंक्शंस एंड रेगुलेशंस, कुछ चेंजेस किए। जैसे वकील की पोजीशन की बात करेंगे, लॉस्ट इट्स पावर एंड बिकेम लार्जली सेरेमोनियल, तो वकील की पोजीशन में बची नहीं थी, वाइल दीवान जो है हेड ऑफ द अदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता था गेन्ड सिग्निफिकेंस, उसको यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। आगे देखते हैं द मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड इंटेलिजेंस। नाउ द मीर बख्शी led the military department and was served as the head of nobility। तो मैंने आपको बताया मीर बख्शी कौन था, फिर मैंने आपको और भी कुछ बताई, चीफ काजी एंड ऑल दीज थिंग्स मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। देन इंपीरियल हाउस होल्ड एंड जुडिशियल सिस्टम, तो मैंने बताया मीर समन का काम क्या था, रॉयल हाउस होल्ड की जो नीड है उसको फुलफिल करना, ठीक है ना। चीफ काजी का काम क्या था, वही हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इनाम लैंड का ग्रांट करने का सिस्टम क्या था, तो वो हमने देखा, इनाम ग्रांट्स वर इशूड टू इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस एफिलिएशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बिना किसी रिलीजियस एफिलिएशन के इनाम लैंड ग्रांट्स यहाँ पर की जाती थी, विद द रिक्वायरमेंट फॉर हाफ ऑफ द लैंड जो होगी वो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड होगी, प्रमोटिंग कल्टिवेशन, है ना। बाकी क्या, हाफ द लैंड इज कल्टिवेशन, हाफ द लैंड इज अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ताकि कल्टिवेशन को और ज्यादा बढ़ावा यहाँ पर मिलता रहे, ठीक है। एम्परर का एक्सेसिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम वक्त यहाँ पर अकबर देता था अपने लोगों को, तो अकबर मेंटेन एक्सेसिबिलिटी टू पीपल आल्सो, यानी लोगों से मिलना जुलना उसका होता था, एक्सेसिबिलिटी, दीवाने आम बना हुआ है ना। एडमिनिस्टर्स थ्रू डेली अपीयरेंसेस होते थे, मैंने आपको बताया कैसे दीवाने आम में जाके अपीयरेंसेस किए, तो लोग आके उससे बातचीत कर सकते हैं, लोग को टाइम दे रहा है। इन 1580 अकबर डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 12 सूबास, ही मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। ईच अपॉइंटेड ऑफिसर्स लाइक सूबेदार होते थे, उसमें दीवान होते थे उस पर्टिकुलर सूबा में, है ना, बख्शीश होती थी, सदर होते थे, काजी होते थे, वाकिया नाविस होते थे, और इससे हम देख सकते हैं कि पूरे प्रोविंस की जो इफेक्टिव गवर्नेंस है वो यहाँ पर मेंटेन जो है करी जाती है।
ठीक है। अब रिलेशन विद राजपूत ये और देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि बाकी चीजें तो हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर ली थी। देखिए बैकग्राउंड ऑफ मुगल पॉलिसी क्या थी ये समझते हैं पहले, उस समय समझ में आएगा कि हाँ कि ऐसे राजपूत का दोस्ती बनी। तो देखिए हुमायूं जो है इनिशियली आप देखोगे पॉलिसी ऑफ अलायंस विद पावरफुल राजाज एंड जमींदार्स इंक्लूडिंग मैट्रिमोनियल टाइज, ये हुमायूं करता आया था। ठीक है, ये बात क्या करता आया था। अकबर जो है उसको एक्सपैंड करता है एंड डिफाइंड दिस पॉलिसी एम्फसाइजिंग रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंटीग्रेशन। अब ये चीज यहां पर अकबर ने करा, अकबर ने कहा कि नहीं रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, हर धर्म को यहां पर मानना चाहिए, हर धर्म अच्छी बातें बताता है, तो उसने एम्फसाइज किया रिलीजियस टॉलरेंस को। ठीक है, एंड देन यू विल सी कि यहाँ पर जो अलायंस होता है वो भारमल की जो बेटी होती है हरका बाई से शादी हो गई है ना। ये हरका बाई से शादी वाला जो एपिसोड है पूरा मैंने आपको बताया कैसे यहाँ पर हरका बाई की मैरिज जो है वो अकबर के साथ हो जाती है, मैं आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था। एंड देन अकबर अबॉलिश्ड कुछ यहाँ पर चीजें अकबर ने खत्म करी, मैंने उसको रिलीजियस पॉलिसी में आपको डिस्कस किया हुआ है। ये राजपूत पॉलिसी है कि ये क्या है, हाँ रिलेशन विद राजपूत। ठीक है, तो राजपूत पॉलिसी में इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि अकबर ने अबॉलिश कर दिया टैक्सेस को, ठीक है ना, और वही जो पिलग्रिमेज टैक्स था या जजिया लगता था उसको भी खत्म कर दिया। तो मोस्ट राजपूत लीडर्स एक्सेप्टेड द मुगल सुल्तानेटी एक्सेप्ट फॉर मेवाड़ अंडर महाराणा प्रताप, है ना, एक्सेप्ट फॉर महाराणा प्रताप। क्लियर हो गया। conflict with Mewar and Maharana Pratap. Now, despite diplomatic efforts, Rana Pratap refused to accept Mughal suzerainty. मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना। अकबर ने कई बार भेजा कि भाई देख लो मान जाओ मान जाओ, बहुत सारे राजपूत रूलर से मान गए थे, है ना, लेकिन कभी भी महाराणा प्रताप ने सरेंडर या सुजानिटी एक्सेप्ट नहीं करी थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज अ सिग्निफिकेंट क्लैश, बट महाराणा प्रताप रिस्टोर्टेड टू गुरिल्ला वॉरफेयर एंड आफ्टरवर्ड्स। महाराणा प्रताप फिर गुरिल्ला वॉरफेयर यहाँ पर उस पर गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। इम्पैक्ट एंड लेगेसी, अकबर की जो पॉलिसी थी ऑफ इंटीग्रेटिंग राजपूत रूलर्स इनटू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सक्सीडेड ओवरऑल। अल्टीमेटली यहाँ पर काफी फायदा हुआ अकबर को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, महाराणा प्रताप डिफाइंस बिकेम अ सिंबल ऑफ राजपूत वैलर। अब जो महाराणा प्रताप ने जो डिफाइंस किया कि नहीं मैं शामिल नहीं होगा, मैं सुल्तानेटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये एक तरह से राजपूत के वैलर को शो करता है। ठीक है ना, बट मोस्ट राजपूत स्टेट जो है इवेंचुअली वो मुगल के रूल के अंदर यहाँ पर आ गए थे। द स्ट्रगल विद मेवाड़ कंटिन्यूड हुआ, और फिर आगे जाके मैंने आपको बताया फाइनली जो है क्या हुआ, अकबर्स आई फोर्सेस अप्लाइंग रिलेंटलेस प्रेशर लगाते रहे, इवेंचुअली आइसोलेटिंग मेवाड़। तो मेवाड़ आखिरकार क्या हुआ, अकेला पड़ गया, है ना। बाकी सारे राजपूत रूलर जो है वो अकबर को ज्वाइन करने लग गए थे एंड ऑल दिस थिंग्स। फाइनली मैंने आपको बताया 1612 1613 में वो ट्रीटी साइन होती है, मुगल मेवाड़ ट्रीटी, जहांगीर जो साइन जो है उसको अल्टीमेटली करता है। ठीक है, तो इंटरनल क्राइसिस मैंने बहुत सारी आपको डिस्कस करी है। नाउ अकबर फेस्ड इंटरनल अनरेस्ट इन बिहार एंड बंगाल। अब बंगाल और बिहार में फिर से इंटरनल अनरेस्ट हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या अनरेस्ट हो गया, एंड एन इंकर्जन इनटू पंजाब बाय मिर्जा हकीम। अब मिर्जा हकीम ने भी एक तरह से बगावत कर दी, तो पंजाब में भी दिक्कतें पैदा हो गई, और इसके अलावा आप देखोगे तो बिहार और बंगाल दोनों जगह, आप देखोगे बिहार और बंगाल दोनों जगह प्रॉब्लम यहां पर स्टार्ट हो गई। तो कैसे टैकल किया, ही मूव्ड टू लाहौर इन 1585 ड्यू टू द वोलेटाइल सिचुएशन। इस सिचुएशन की वजह से जो अकबर है वो लाहौर चला जाता है। ठीक है, रिमेनिंग देयर फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक इस सिचुएशन की वजह से वहां पर रहता है। आफ्टर 1585 नो मुगल एक्सपीडिशंस वर सेंट अगेंस्ट महाराणा प्रताप, अलाउइंग हिम टू रिकवर टेरिटरीज ऑल्दो नॉट चित्तौड़ इटसेल्फ। चित्तौड़ नहीं हुआ, लेकिन हाँ बाकी जो राजपूत टेरिटरीज थी वो यहाँ पर महाराणा प्रताप ने रिकवर कर ली थी। ठीक है ना। After this, opposition in Marwar and settlement with Mewar कैसे हुआ, यहाँ पर हुआ। तो फाइनली मारवाड़ फेस सक्सेशन डिस्प्यूट्स। अब मारवाड़ में आप देखोगे तो ये एरिया जो दिख रहा है आपको, इसमें काफी सक्सेशन वाले डिस्प्यूट्स हो गए कि कौन अगला राजा बनेगा। ये आपको दिख रहा है, दिस इज द मेवाड़ वाला एरिया। ठीक है, ये आपको मेवाड़ का एरिया दिख रहा है, और ये आपको मारवाड़ का एरिया यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये इशू हो गया कि मारवाड़ में क्या अगला राजा कौन बनेगा, लीडिंग टू मुगल इंटरवेंशन। और जब भी ऐसा होगा तो हमेशा फॉरेन पावर इसका हेल्प, दूसरा लोग इसका फायदा उठाएंगे। मुगल का इंटरवेंशन हुआ एंड चंद्रसेन रेबेलियन। ठीक है, देन अकबर कन्फर्ट जोधपुर अपॉन उदय सिंह। अकबर ने क्या किया, अकबर ने जोधपुर जो है वो उदय सिंह को दे दिया। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द मैरिज ऑफ हिज डॉटर टू अकबर सन। एक तो ये चीज हो गया कि भाई यहाँ पर जो जोधपुर है वो उदय सिंह को दे दिया, और उसकी बेटी की शादी यहाँ पर हो गई इससे। अकबर मेंटेन पर्सनल रिलेशंस भी रखता था बीकानेर और बूंदी के राजाओं के साथ, शोइंग एम्पैथी एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द पर्सन्स ट्रेजेडीज। तो बेसिकली आप देखोगे अकबर ने कैसे यहाँ पर बूंदी के राजा के साथ, बीकानेर के राजा के साथ, राइट, फिर उसके बाद जोधपुर के जहाँ उदय सिंह थे उनकी बेटी से शादी करना, टाइज को स्ट्रेंथन करना, ये सब चीजें यहाँ पर अकबर जो है कंटिन्यूसली जो है चेक कर रहा था। ठीक है, अलायंस विद राजपूत जो है वो एक तरह से यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहा अकबर के लिए, और इससे मुगलों की पोजीशन और स्ट्रांग होती चली गई। राजपूत सर्व्ड इन स्ट्रेटेजिक पोजीशंस। अब राजपूतों को एकदम डिप्लॉय कर देते थे, कहां पर जाओ सीधे वहां पर भेज दिया, अफगानिस्तान के बॉर्डर भेज दिया, क्योंकि पता है वहां पर अफगानी है, और अफगानी जो है आपको पता है वो भी एक तरह से क्या है, वॉरियर क्लास है, और राजपूत भी वॉरियर क्लास है, दोनों खेलेंगे यहाँ पर बढ़िया तरह से, हाँ दोनों एंजॉय करेंगे। तो राजपूत सर्व्ड इन द स्ट्रेटेजिक पोजीशंस। ठीक है, एंश्योरिंग पीस इन राजस्थान में पीस रहे, एक्सपैंडिंग मुगल टेरिटरीज। अकबर सक्सेसर्स जहांगीर एंड शाहजहां, उन्होंने इस राजपूत पॉलिसी को कंटिन्यू किया, सेटलिंग द डिस्प्यूट सेटल हुए, एंड स्ट्रेंथनिंग लाइंस, अलायंस भी स्ट्रेंथन होता चला गया।
बट यू विल फाइंड कि जब औरंगजेब आता है तो वहां से कहानी जो है बहुत डिफरेंट हो जाएगी राजपूतों को लेकर, एंड हेंस वहां से हम देखेंगे चीजें काफी चेंज होंगी। जहांगीर सेटल द डिस्प्यूट इन मेवाड़, और वो ट्रीटी साइन होती है, मैंने आपको बताया मेवाड़ और मुगल ट्रीटी साइन होती है, ऑनरिंग महाराणा प्रताप सन्स करण सिंह, है ना, इनको यहाँ पर ऑनर किया। तो जहांगीर सेटल द डिस्प्यूट इन मेवाड़, रिस्टोरिंग द टेरिटरीज एंड ऑनरिंग महाराणा प्रताप के लड़के करण सिंह को यहाँ पर रिस्टोर, मतलब उनको यहाँ पर ये टेरिटरी दी गई। मेवाड़ फोर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग चित्तौड़ were restored under Mughal suzerainty, solidifying the alliance with Rajputs. राजपूत को वापस दिया गया और एक तरह से सुजरानिटी मुगल की होगी, लेकिन वो वापस यहाँ पर राजपूत को मिला। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर हुई। Now, rebellions and further expansion of Mughal Empire. Now, see, introduction of administrative changes and rebellions. अब हुआ क्या यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, थोड़ी बहुत समझते हैं। अकबर का जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो नोबिलिटी है ना उसके ऊपर कंट्रोल रखना, बेटर गवर्नेंस करना, पीस की बात करना, ये उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसका ये ऑब्जेक्टिव था। लेकिन फिर भी आप देखोगे काफी रेजिस्टेंस होता है नोबल्स की तरफ से। रीजनल सेंटीमेंट जो है वो इंडिपेंडेंस को लेकर थे, आजादी मांग रहे थे, है ना, रीजनल लोग जो है आजादी मांग रहे थे। स्पेशली आप देखो गुजरात की बात करें, बंगाल, बिहार, राजस्थान, सब जगह आप देखोगे कि सिस्टम उसका एडमिनिस्ट्रेशन का आ रहा था। ठीक है, उसने इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि लोग आजादी मांग रहे हैं, जगह जगह चीजें टूट रही हैं, है ना, जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, एंड हेंस उसको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थोड़ा यहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ी। गुजरात विटनेस अनरेस्ट फॉर 2 years, 2 सालों तक अनरेस्ट रहा ड्यू टू अ बिड फॉर फ्रीडम बाय द ओल्ड रूलिंग डायनेस्टी। आजादी की डिमांड थी इसलिए वहां पर अनरेस्ट रहा। बंगाल एंड बिहार रेबिलियन जौनपुर तक फैल गया, स्पार्क्ड बाय स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ डार्क सिस्टम एंड इनकम अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरह के उसको कंट्रोल किया। रिलीजियस डिवाइन्स अपोज अकबर्स लिबरल व्यूज, अब रिलीजियस लोग भी हैं वो भी अकबर को अपोज कर रहे हैं। बंगाल बिहार भी अपोज कर रहा है, गुजरात भी अपोज कर रहा है, और मिर्जा हाकिम जो कि अकबर का हाफ ब्रदर था, रूलर ऑफ काबुल, वो रिबल्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हिंटेड एट इन्वेडिंग पंजाब विद अफगान सपोर्ट। और ऐसा लग रहा है कि हाकिम जो है ना, मिर्जा हाकिम जो है वो अकबर के खिलाफ जो है मोर्चा खोलेगा अफगानियों के साथ मिलकर। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर तरह से यहाँ पर क्या बगावत के जो आपको बदबू जो है वो सुगंध है वो आ रही है ना। गुजरात हो गया, बंगाल बिहार हो गया, जो रिलीजियस खुद के लोग हैं वो भी रिवोल्ट कर रहा है, मिर्जा हाकिम भी रिवोल्ट कर रहा है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन आप देखो ट्रिगर्ड बाय द स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द डार्क सिस्टम, उससे डार्क सिस्टम को बड़ा स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया, है ना। इनकम अकाउंटेबिलिटी फॉर जागीरदार्स एक्सेबरेटेड बाय ऑपोजिशन टू अकबर्स लिबरल व्यूज एंड लैंड ग्रांट पॉलिसीज। इन सब के थ्रू जो है अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहा। ठीक है, सपोर्टेड बाय अकबर्स हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड डिसग्रंटल्ड अफगान्स लीडिंग टू अ फतवा अगेंस्ट अकबर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अकबर के खिलाफ फतवा भी यहाँ पर जारी कर दिया गया था जब मिर्जा हाकिम का यहाँ पर जो रूल है वो चल रहा था। ठीक है, अकबर का क्या रिस्पॉन्स रहा। अकबर ने फाइनली आप देखोगे डिस्पैच की अपनी फोर्सेस अंडर टोडरमल एंड राजा मान सिंह टू क्वेल द रेबेलियन एंड थ्वाट मिर्जा हाकिम्स एक्सपेक्टेड इन्वेजन। तो जो इन्वेजन की उम्मीद थी कि मिर्जा हाकिम इन्वेट कर सकता है, अकबर ने उसे खत्म करवा दिया। टोडरमल का डिसाइसिव एक्शन इन द ईस्ट, उसकी वजह से मिर्जा हाकिम के जो एडवांसमेंट थे रुक गए। राजा मान सिंह डिफेंस ऑफ लाहौर फोर्स हाकिम टू रिट्रीट, तो मिर्जा हाकिम का जो डर था वो खत्म हो गया। अकबर फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली काबुल तक मार्च करके उसे कब्जा करता है। और काबुल का कब्जा करने का मतलब यह है कि एक सिंबलिज्म था, एक सिंबॉलिक चीज थी कि मजबूत अभी भी हम हैं। His successors and broad mindedness culminating in handling Kabul to his sisters। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है अकबर कर रहा था, एंड अकबर की ये सब नीतियां जो है यहाँ पर काम कर रही है। राइट, तो एक बार इसको आप लोग गो थ्रू करिएगा, है ना, टुवर्ड्स इंटीग्रेशन स्टेट एंड रिलीजन। तो यहाँ पर इसका रिलीजन का कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको बताया कैसे हिंदू मुस्लिम्स की बात यहाँ पर हो रही थी। तो इसको आप लोग प्लीज गो ऑन रीड करिएगा, बिकॉज सब चीजें हमने देख लिया है, कैसे उसने हिंदू नोबिलिटी को प्रमोट भी किया, राजपूत को कैसे उसने यहाँ पर जगह दिया। हर एग्जाम्पल देखिए हम लोग देख रहे हैं, है ना। नोटेबल अपॉइंटमेंट्स, तोदरमल एक बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट है जो अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर का जो एटीट्यूड था हिंदूज के लिए वो कैसा था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अकबर की जो पॉलिसी थी सुल्ले कुल की थी, ही वाज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल पीस, दिस वाज द पॉलिसी ऑफ अकबर। और उसकी पॉलिसी का आई थिंक अब्दुल लतीफ वाज अ पर्सन, इफ आई एम नॉट करेक्ट टेकिंग द नेम रॉन्ग, जो बेसिकली उसको यूनिवर्सल पीस की पॉलिसी सिखाता है। अकबर वाज टॉट दिस पॉलिसी ऑफ सुल्ले कुल, यूनिवर्सल पीस। ठीक है ना, तो ऑल दीज थिंग्स अकबर का था। तो अकबर का रिलीजियस पॉलिसी हमने ऑलरेडी 5 पार्ट से पढ़ा है, तो कैसा वो उसका तरीका था वो यहाँ पर चीजें, अकबर का सॉवरेनिटी व्यूज क्या थे, अकबर के रिलीजियस व्यूज क्या थे, है ना। तो हमने देखा ही हुआ है कैसे उसके रिलीजियस व्यूज थे। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ पर इबादत खाना का फॉर्मेशन देख लिया। तो ऑल दीज थिंग्स हमने वी हैव डिस्कस, है ना, कैसे उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑर्थोडॉक्सी के साथ हो गया था। राइट, ये अब्दुल नबी बेसिकली जो ऑर्थोडॉक्स वाले लीडर थे, और शेख मिर्जा बेसिकली जो लिबरल की तरफ था, वो सब बातें हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखी है। तो दोस्तों ज्यादा नहीं है, अब ये सब चीजें हैं, अगर हम देखेंगे उसके यहाँ पर कुछ इंटरनल इंटरफेथ डायलॉग्स
अब डिबेट्स भी हुआ इबादत खाना को लेकर, है ना, इससे क्या बिटरनेस फैल गई। अकबर कंटिन्यूड हिज क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, एंगेजिंग विद हिंदू, क्रिश्चियन, ज़ोरास्ट्रियन एंड जैन लीडर्स टू अंडरस्टैंड द बिलीफ। तो बेसिकली 1582 में इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा था इबादत खाना, ठीक है। डिबेट्स इन इबादत खाना लेड टू बिटरनेस अमंग रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रॉम्प्टिंग अकबर टू डिसकंटिन्यू। तो वही मैंने कहा ना, जो इबादत खाना था वो फ्लॉप हो गया। अब देखोगे ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, दिस इज एक्चुअली ना, दिस इज नॉट इबादत खाना, इनफैक्ट आप देखो गलत दिखाया गया है। ये बिल्डिंग एक्चुअली शायद दिस इज जो फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है। दिस इज आई थिंक जो मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है शायद ये, मैंने यहाँ फोटो भी खिंचवाई थी इनफैक्ट, दिस इज दीवाने खास, ठीक है। यहाँ पर बिल्स वगैरह पास होते हैं सब, ठीक है। तो बेसिकली अकबर को इबादत खाना यहाँ पर अपना बंद करना पड़ा। मैंने आपको चीजें ऑलरेडी बता दी है। फिर उसके बाद तौहीद इलाही क्या था उसका, है ना, यानी कि वही जो उसने यहाँ पर अकबर का कॉन्सेप्ट था तौहीद इलाही का, यानी कि डिवाइन मोनोथिज्म का, सूफी से इंस्पायर होकर था, ठीक है। बाकी वही सब बातें हैं, उसने दीन इलाही को स्टैब्लिश किया, है ना, और दीज थिंग्स आर देयर। सोशल चीजें में देखा अकबर ने सोशल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, उसने प्रोहिबिट किया सती को, लीगलाइज किया विडो रीमैरिज को, रेस्ट्रिक्ट किया पॉलीगैमी को एंड अल्कोहल कंजम्पशन मना किया। उसने एजुकेशन के करिकुलम को रिवाइज किया, उसने आप देखोगे मेकिंग कोर्ट रिनोन्ड फॉर इंटेलेक्चुअल्स, कोर्ट में इंटेलेक्चुअल्स को रखा। ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर आप देखोगे तो होता रहा, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर दोस्तों, और इसी के साथ आज हमारा अकबर का जो चीजें थी वो यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। तो इट वाज अगेन थोड़ा सा लंबा था, बट बाकी फैक्ट्स भी जानना यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। तो फुली आपको बातें समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।